और ये स्टोरी एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि मैंने अपनी आँखों से ये पूरा स्टोरी देखा है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1996 ये इशू शुरू हुआ था। और आप पैदा हो गए थे तब? नहीं, मैं पैदा नहीं हुई थी, बट ये मेरी बेस्ट फ्रेंड के नाना के टाइम से ये चीज़ शुरू होती आई है। अच्छा। और ये चीज़ आज भी उसको हॉन्ट करती है। अच्छा। यस। स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ तो उसके नाना 1995 की बात है ये। उसकी मम्मी की शादी की बात चल रही थी उस टाइम पे। और उसके नाना यूज्ड टू वर्क एज अ मैनेजर इन सम मील। तो सडनली वो मील शट डाउन हो जाती है और उसके नाना की जॉब चली जाती है। तो ऐसा होता है ना कि घर का जो हेड होता है उसकी नौकरी चली गई तो उसको बहुत डिप्रेशन में चला जाता है वो। तो ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग एंड ऑल एवरीथिंग। और हमारे एक पड़ोसी हुआ करते थे उस टाइम पे, और उनका हमारे घर में भी आना जाना था और उस लड़की के घर में भी आना जाना था। तो उनकी एक बच्ची थी जो कि उस समय लगभग 16-17 साल की रही होगी। उनकी बच्ची को सडनली जॉन्डिस हो गया। तो वो लोग ट्रीटमेंट करते थे इधर उधर, वो पहाड़ी थे। धीरे धीरे क्या होने लगा, ये जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी इसके नाना को भी सेम सिम्टम्स दिखने लगे जॉन्डिस वाले। तो इनिशियली उनके घर वालों ने आज सच ध्यान नहीं दिया, बिकॉज सब लोग ये सोचे थे कि बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उस वजह से है ना प्रॉब्लम हो जाती हैं, मेडिकल कंडीशंस हो जाती हैं। तो जो उसके नाना थे उनके बिहेवियरल भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगे थे। उनकी तबीयत एकदम से ड्रॉप होती जा रही थी। और ये उनकी जॉब छूटने के 2 या 3 महीने के अंदर ये इंसिडेंट सारा हो गया था। धीरे धीरे पता चलता है कि उसके नाना को डबल जॉन्डिस हो गया है। अच्छा। एंड डबल जॉन्डिस इज़ एक्चुअली वेरी सीवियर, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। आप बस पेशेंट को वेंटिलेटर पे रख सकते हो, है ना, जब तक उसकी सांस चल रही है आप उसको सपोर्ट कर पाओगे। ऐसे हो रहा था। उसके नाना को एडमिट किया गया। तब तक सबके दिमाग में यही था कि वो ज़्यादा पीने लग गए हैं, उस वजह से इशू आ रहा है। वहाँ पे उसके नाना की डेथ हो जाती है। उसके बाद उसकी मदर की शादी होती है। वो होता है कि डेथ हो गई है तो फटाफट शादी कर दो। उसकी मदर भी थी और उसकी मासी भी थी, दोनों की एक साथ शादी हो गई और वो घर में खाली उसकी नानी बची। अब जो उसकी मम्मी थी वो बड़ी बेटी थी, मतलब तो उनको ऐसा लगा कि मैं अपनी मम्मी को छोड़ के कैसे जाऊं, है ना, वो घर पे अकेली कैसे रहेंगी, अभी अभी नाना की डेथ हुई है। तो उसकी मदर शादी करके अपने ससुराल नहीं गई, वो यहीं रह गई। अच्छा। हाँ, शादी करके वो अपने ससुराल नहीं गई, वो यहीं रह गई। अब जो मासी चली गई शादी करके ससुराल, उनके साथ एज सच कोई इश्यूज नहीं आए हैं अब तक भी। लेकिन क्योंकि वो इस घर में रह गई तो ये ऑब्वियस हो गया कि अब आगे फिर वो भी और उनकी आगे जनरेशन भी वो ये चीज़ सफ़र करने वाली थी। धीरे धीरे चीज़ चलती रही। मेरी बेस्ट फ्रेंड का फिर बर्थ हुआ, वो बड़ी हुई, नॉर्मल सब। अब उन्हें कोई प्रॉब्लम? मीनवाइल उन्हें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन वो जो पड़ोसी थी, जब उसके नाना की डेथ हुई उससे एक दिन पहले उनकी बेटी की डेथ हो गई जिसको जॉन्डिस हुआ था। ठीक एक दिन पहले, मतलब लगभग 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए होंगे। तो दोनों घर में एक साथ मौतें हो गई। और उन लोगों का घर ऐसे था, बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ। मतलब पहले के अगर आपने देखा होगा जो क्वार्टर्स होते हैं वो इतने जुड़े होते हैं कि बीच में खाली 9 इंच की दीवार होती है। अब यहाँ चिल्लाओगे आपको बगल वाले घर में आवाज़ सुनाई देगी, इतना क्लोज घर था। और ऐसे ही मेरा फिर आगे घर था। ये सब होता रहा। वो बच्ची बड़ी हुई मेरी फ्रेंड, और 2012 में दोबारा से ये सारे इश्यूज शुरू हुए उनके घर में। धीरे धीरे क्या होने लगा, जैसे ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, उसके घर में कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस ठीक नहीं रहता था, खराब हो रहा है। और अभी ठीक कराया, 2 दिन बाद फिर खराब हो गया। पैसा उन लोग अर्न कर रही थी, उसकी नानी भी अर्न करती थी, दोनों टीचर थे, उसकी मम्मी भी टीचर थी। उन लोग अर्न करते थे, पैसा कहाँ आता था कहाँ जाता था पता नहीं चलता था। और ना तीनों को कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट बीमारी रहती थी। मतलब कभी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वॉमिट हो रही हैं, सिर में दर्द हो रहा है। मतलब कभी उनके घर में ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे उसके नाना को सडन डेथ हुआ था जॉन्डिस, आज पता चला है विदिन 10-11 डेज वो ही पास्ड अवे। वैसे ही उसकी नानी को सडनली पता चला कि उनको ब्लड कैंसर है। अच्छा। एंड विदिन 10-11 डेज शी पास्ड अवे।
मतलब आप समझ रहे हो इतना क्विक हो रहा था कि आपको डॉक्टर के पास लेके जाना, इतनी जल्दी टेस्ट्स में भी रिजल्ट नहीं आ पाते हैं ना, क्योंकि हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। और ये नानी के साथ जो था ये कब डिटेक्ट हुआ? ये 2012 में, अच्छा, ये फरवरी में डिटेक्ट हुआ। और अगर हम इसको आगे भी देखेंगे तो जो ये फरवरी का महीना है ना, ये हमेशा इसी महीने में सबकी डेथ हुई है। तो वो ऐसा भी बोलती है कि मुझे बार बार ऐसा लगता है दैट द हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ। अच्छा। उसकी नानी की डेथ हो गई और अब घर में खाली उसकी मम्मी और वो बची थी। तो वहाँ से उनको फाइनेंशियल लॉसेस, मतलब नानी की डेथ के बाद वो बिल्कुल नीचे गिरते चले गए। फाइनेंशियल लॉसेस हुए, उसकी मदर की जॉब में बहुत इश्यूज़ आने लगे, कभी वो इस स्कूल में जॉब कर रहे हैं, कभी उस स्कूल में जॉब कर रहे हैं, ऐसा इश्यूज़ क्रिएट होने लगे। तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती थी। सबसे ज़्यादा अगर किसी को तबीयत का असर आता था तो वो उसकी मदर थी, जो हमेशा परेशान, कभी कुछ परेशानी डिटेक्ट हो रही है, कभी कुछ परेशानी, कभी लिवर, कभी किडनी, कभी दिस, कभी दैट, ये सब चल रहा था। करते 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 2022 में उसकी मदर की भी डेथ हो गई। कैसे? ब्रेन हेमरेज हुआ। वो अपनी मम्मी के साथ बैठ के खाना खा रही थी। 2022 में शी वॉज 22 ईयर्स ओल्ड, ओके, एंड दिस ऑल्सो हैपेंड इन फरवरी। वो खाना खा रही थी अपनी मम्मा के साथ बैठ के, एंड सडनली उसकी मम्मा ने बोला मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ऐसे इश्यूज़ होने लग गए और विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स उसकी मामा ने वॉमिट करी एंड देन शी वाज इन कोमा देयर एंड देन। अब क्योंकि वो लड़की अकेली थी तो वहाँ से उसने कैसे कैसे करके एम्बुलेंस बुलाया, ये सब, वो हॉस्पिटल लेके गई, 1 हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल, किसी ने एडमिट नहीं करा उसकी मम्मी को। एक हॉस्पिटल में वो पहुँची और वो वही हॉस्पिटल था जहाँ पे उसकी नानी को लेके जाया गया था एंड में और उनकी डेथ हुई थी। और ये वही हॉस्पिटल था और 10 साल पहले जिस बेंच पे वो अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई थी, आज वो अपनी मम्मी का वेट कर रही थी, यू नो, ऑपरेशन थिएटर उधर था। तो ये सब हुआ। इस मोमेंट तक उस लड़की को, उसकी मदर को, उसकी नानी को, किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ है। हाँ, हर 10 साल में कुछ हो। हाँ, हर 10 साल में कुछ ना कुछ हो रहा था। और ये जब होता है ना, हम पढ़े लिखे परिवार से होते हैं तो हम लोग ना एकदम से ये चीज़ डिटेक्ट नहीं कर पाते, हम एकदम से पकड़ नहीं पाते। कुछ होता है हल्का सा, अरे शायद सीलन आ रही होगी, बारिश का मौसम है इसलिए अप्लायंस ख़राब हो रहे हैं, है ना, या फिर बाहर का खाना खा लिया होगा इसलिए पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए फूड पॉइजन हो रहा है, ये सब होता है। फर्स्ट थॉट कुछ और आता ही नहीं, यही आता है बेसिक। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। उसकी मदर जब एडमिट हुई उससे 1 हफ्ता पहले क्या हुआ, उन लोगों ने घर में डॉग्स रखे हुए थे। देवर 10 डॉग्स। हाँ, 10 ब्लैक लैब्राडोर उनके घर में थे। अब उन्होंने एक्चुअली इस पर्पस से रखा हुआ था डॉग्स को कि क्योंकि हम दोनों फीमेल घर में अकेली रहते हैं तो एक सिक्योरिटी हो जाएगी। डॉग्स कहीं ना कहीं ये चीज़ पता कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ डार्क एनर्जी है, यहाँ पे चीज़ें भारी हैं। उसके डॉग्स जो थे वो रात में रोते थे उसके घर में, और ये चीज़ें हमें सुनाई देती थी क्योंकि हम बगल वाले घर में थे तो हमें पता चलता था। तो हम जाके उससे पूछते थे कि ऐसा क्या है, कि पता नहीं, शायद बहुत सारे डॉग्स हैं ना, तो हल्की सी भी घर में कोई आहट होती है, एक भौंकता है तो दूसरा भी भौंकने लग जाता है। वो वहाँ पे भी उस चीज़ को नहीं पकड़ पा रहे थे। उसकी मदर के डेथ से 10 दिन पहले उसके डॉग ने भौंकना शुरू करा, ऐसे पर्दे को देख के वो भौंक रहा था। और वो भौंकते भौंकते ना, हमने देखा है लैब्राडोर्स बहुत आलसी कुत्ते होते हैं, वो एक बार फैल जाते हैं तो फैल जाते हैं ना, वो ज़्यादा छेड़ाखानी नहीं करते, भौंकते नहीं हैं। वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया कि उसका मुंह ऐसे खुल रहा था, मेल डॉग का। और उसकी मदर ने तभी डॉगी को खाना दिया था और वो उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ क्या हुआ, और वो उसकी मदर के पीछे देख के वो कुत्ता भौंक रहा था। अच्छा। हाँ, वो भौंक रहा है। और उसके बाद उसकी मदर उस डॉग के पास गई कि क्या हुआ। डॉग ने इधर देख के भौंक रहा था एंड द डॉग सडनली अटैक्ड हर मदर। अच्छा। यस, उसकी मदर को इधर हाथ पे काटा, इधर काटा, मतलब अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे काटता तो वो शायद वहीं ख़त्म हो जाती। और उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया। ऑब्वियसली वो अकेली थी घर में, तो अकेले से तो आप कैसे ही छुटाओगे। और एक कुत्ता था, 10 कुत्ते थे उसके घर में, है ना, वो सारे झपट पड़े उनके ऊपर। तो जैसे उसने शोर मचाया तो मैं भी गई देखने। हम लोग बहुत मुश्किल से डॉगीज़ को खींचा, जब वो खींचा तो ऐसे मांस निकल गया उसकी मम्मी का, एंड शी वाज सो मच इन पेन, और ऐसे ब्लड फैला हुआ था।
तो हम लोगों को उस समय समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। फिर हम उसकी मदर को फटाफट डॉक्टर के लेके गए, वो वैक्सीन वगैरह ये सब लगा, और उसके 10 दिन में उसकी मदर ब्रेन हैमरेज से चली गई। ये डॉगी वाला इंसिडेंट जो हुआ था, ये मुझे थोड़ा सा वहाँ मुझे डाउट आया था, बट क्योंकि किसी के घर में ऐसा केस होता है, आप डायरेक्टली जाके बोल भी नहीं सकते ना कि आप ऐसे कराओ ऐसे कराओ। एनीवेज, अब क्योंकि उसकी मदर चली गई तो अब वो अपने घर में अकेली रह रही है। और उसका घर कैसा है, इट्स लाइक अ 3 BHK ग्राउंड फ्लोर, लाइक इट्स क्वाइट बिग हाउस। डॉग्स को उन्होंने अब भी रखा हुआ? डॉग्स को उन्होंने अभी भी रखा हुआ था, क्योंकि वही चीज़ आ जाती है ना, अकेली लड़की घर में रह रही है तो एक प्रोटेक्शन है जानवर से, है ना, कुत्ते से। तो अभी धीरे धीरे उसको ये चीज़ हिट होने लगी, और मैंने भी उसको इस डायरेक्शन की तरफ थोड़ा सा घुमाया कि हम पता करते हैं, हम कुछ देखते हैं क्या होता है। और वो ना इन सारी चीज़ों में यकीन नहीं करती थी उस टाइम पे। पूजा पाठ वो तब भी करती थी, आज भी बहुत करती है, पर इन सारी बातों में उसका यकीन नहीं था। अभी क्या होने लगा, अभी सारा जो नेगेटिविटी थी वो उस लड़की के ऊपर आने लगी। यहाँ से एक्चुअल चीज़ें अब हमें समझ में आएंगी कि क्या हो रहा था। जब उसकी मम्मी की डेथ हुई, उसके 3 दिन बाद, मतलब चौथा जो था उससे 1 रात पहले, वो सो रही थी और उसने अपनी मम्मी का सारा संस्कार किया था एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो अकेली थी तो उसके साथ उस समय कोई नहीं था। और वो उठती है पानी पीने के लिए। जैसे ही वो अपने बेड से उठी, उसने देखा सामने एक ट्रांसपेरेंट शैडो खड़ी है। दिख रही है उसे पूरी प्रॉपर दिख रही है, और उसको ये पता है कि वो उसकी मदर है। और वो कितनी दूर थी, इतनी दूर, मतलब 2 कदम 3 कदम की दूरी पे वो शैडो खड़ी थी, और वो वहाँ स्टक हो गई है। स्लीप पैरालिसिस में जनरली क्या होता है कि हम लोग सो रहे होते हैं ना, वो सो नहीं रही थी, वो जाग रही थी, वो पानी पीने उठी थी, और उसने देखा उसकी मम्मी खड़ी है। क्योंकि उसको पता था उसकी माँ है, तो वो अपनी माँ के पास जाना चाह रही थी, पर वो जा नहीं पाई क्योंकि उसकी बॉडी फ्रीज हो गई थी वहाँ पे। और उसकी मम्मी कुछ कहना चाह रही थी, उसकी मम्मी के लिप्स उसको मूव होते हुए दिख रहे थे, पर आवाज़ नहीं आ रही थी कि क्या बोल रही हैं ये। और वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, उसने बस अपनी मदर को देखा और विदिन 2 to 3 मिनट्स वो वहाँ पे बेहोश हो गई। उसके बाद वो 15-20 मिनट बाद उठी, फिर उसने मुझे बुलाया, मैं उसके पास गई, फिर हमने रात एक साथ, मतलब हम लोग साथ में बैठे। बट वो इंसिडेंट था जहाँ से उसको एक आइडेंटिटी उस घर में दिखनी शुरू हुई, है ना। अभी हम ये समझ रहे हैं कि वो उसकी मम्मी है, क्योंकि उसने ऐसा बोला कि वो मेरी मम्मी थी। शी वॉज डेड श्योर अबाउट इट। और इस दौरान जो दूसरे घर में एक लड़की की हुई थी, वो उनके साथ कुछ नहीं हुआ था? उनके साथ कुछ नहीं हो रहा था। उस बच्ची की डेथ हो गई थी, और उनके बाकी बच्चे हुए, उन लोगों की शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए, उनका ठीक चल रहा है, उनका सब ठीक चल रहा है। वो अंकल आंटी अब रह गए हैं खाली घर में, ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो क्वाइट ओल्ड नाउ। अब एक बार आइडेंटिटी दिखी, उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, उसको घर में प्रेजेंस फील होने लगी। जैसे वो बैठी है कभी कभी, सडनली उसको आवाज़ आई और उसने पीछे मुड़ के देखा, एंड शी न्यू दैट शी वॉज ऑल अलोन इन द हाउस, बट वो फिर भी पीछे मुड़ के देखती थी कि कोई है, मुझे किसी की आवाज़ आ रही है। धीरे धीरे उसको प्रेजेंस ये बढ़ती चली गई। अब हो क्या रहा था, मैंने एक बार उससे बात करी रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, जब उसको उसकी मदर दिखी। सो आई वॉज लाइक, जैसे हम बोलते हुए हैं ना कि जब आपका कोई अपना चला जाता है इस दुनिया से, जब वो सोल बन जाती है, तो वो उसका फिर आपसे कोई रिलेशन नहीं रहता, राइट। तो उसको समझाया गया कि अगर उसकी मदर बोलते हैं कि आप चलो मेरे साथ चलो, तो आपको नहीं जाना, आपको बोलना नहीं कि मैं नहीं जा सकती, राइट। उसकी मदर ये करती थी, उसको आके ऐसे बुलाती थी कि आओ चलो। हाँ, ये होने लगा था, अब उसको दिखने लगी थी। और अच्छा, मदर के फॉर्म में ही दिख रही है उसको, मदर के फॉर्म में दिख रही थी वो। अब यहाँ से क्या हुआ, उसको फाइनेंशियल लॉसेस आने शुरू हो गए। लड़की को 22 साल की वो थी वैसे भी, है ना। थोड़ा बहुत जो पैसा सेव करते हैं हम, है ना, इंडियन हाउस होल्ड में, आप किस लिए सेव कर रहे हो, बेटी के दहेज के लिए सेव कर रहे हो, राइट। तो वो उसने यूज़ करना शुरू करा। अभी उसको दिमाग में ये था कि अगर मैं डॉग्स को खाना नहीं दूंगी तो ये मुझे काट लेंगे, जैसे उन्होंने मम्मी को काटा था, राइट। तो वो बच्चों को खाना देती थी, बट ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि वो उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है। वो दिन में 1 बार मील अफोर्ड कर पाती थी अपने लिए, बट वो डॉग्स को दिन में 2 बार दूध ब्रेड टाइप से उसने कुछ दिया तो दिया, ऐसा। अभी
ये अप्लायंसेस वाला इशू तो उसके घर में हमेशा से ही रहा था। और जैसे उसकी मॉम की दिखने लग गई थी आत्मा, तो डॉग्स भी रिएक्ट करते थे? डॉग्स रिएक्ट करते थे, हाँ, डॉग्स रिएक्ट करते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि कुत्ता भौंक रहा है कहीं देख के, बट उस समय उसे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे उसे अपनी मदर दिख रही है तो बाकी डॉग्स को भी दिख रही है। मतलब डॉग्स फील कर पा रहे थे बहुत अच्छे से प्रेजेंस। और वो अब जब मॉम को देख रही है तो अब वो फ्रीज नहीं हो रही? अब वो फ्रीज नहीं हो रही, अब उसे दिख रही है ऐसे जाती हुई, है ना। जैसे ऑर्ब, अगर आपने देखा है, हम बाहर की कंट्रीज़ में ये ऑर्ब बहुत ज़्यादा फेमस है ना। वो ऐसे छोटा सा बॉल होता है, स्फेयर होता है सोल का, और वो ऐसे जा रहा है ना। बट वो आपको दिख रहा है, एक ट्रांसपेरेंट बॉल आपको दिख रही है। यहाँ उसको अपनी मम्मी की फिगर दिख रही थी पूरी, कि वो ऐसे पर्दे के पीछे से गई हैं। अब नाउ शी इज़ गेटिंग कूल विद इट कि हाँ ठीक है, मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी है। बट मुझे, और जब मैंने अपने घर पे ये बात बताई तो हम लोगों को डर लग रहा था इस चीज़ को लेके, बिकॉज दिस वॉज नॉट नॉर्मल, है ना। तो ये सब इश्यूज आने लगे। देयर केम अ पॉइंट इन हर लाइफ कि उसके घर की बिजली कट गई। शी हैड नो मनी आफ्टर दैट, उसके घर की बिजली कट गई। और मतलब वो मुझे दुख हो रहा है बताते हुए, बट वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब इस सब में उसने शुरू करा ट्यूशन्स पढ़ाने। शी वाज लाइक कि कुछ पैसे कमाने हैं तो मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ। ट्यूशन्स पढ़ाने वो सुबह जाती थी, मॉन्टेसरी के बच्चों से लेके वो 10th 12th तक के बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा रही है। रात को 10 बजे घर आ रही है। ये नॉर्मल सिनारियो चलता था। एक दिन वो 10 बजे वापस घर आती है और उसने अपने डॉग्स का खाना रखा, दरवाज़ा खोला। कौन सा दरवाज़ा खोला? जिसमें उसके नानू की डेथ हुई थी, जिसमें उसकी नानी की डेथ हुई थी, जिसमें उसकी मम्मी की डेथ हुई थी। ये तीनों तीनों डेथ्स एक ही रूम में हुई हैं, उसी बेड पे हुई हैं, ठीक है। वो बेड चेंज नहीं हुआ कभी, वो रूम चेंज नहीं हुआ कभी, उन्होंने रेनोवेट नहीं कराया। वो वैसे ही घर में क्वार्टर, छोटा सा क्वार्टर, उसमें रह रहे थे। उसने दरवाज़ा खोला, उस कमरे के अंदर वो एक लैब्राडोर मम्मी और उसके 3 पपीज़ को बंद करके गई थी। अलग अलग कुत्तों को बंद करती थी वो, ताकि आपस में वो भिड़े ना। उसने वो दरवाज़ा खोला और उसमें से डॉग कोई बाहर नहीं आया, तो शी वॉज अ लिटिल स्कैर्ड। उस समय वो रोज़ अपने घर की लाइटें जला के जाती थी। जब उसने दरवाज़ा खोला, उस कमरे की लाइट नहीं जल रही थी। और वो जला के गई थी? वो रोज़ जला के जाती थी। उसने ऐसे 3 सीढ़ियाँ थी उस कमरे में, तो वो सीढ़ी उतरी और जैसे ही वो अंदर गई तो उसको एक बहुत स्मेल, बहुत तेज़ बदबू उसको उस रूम में फ़ील हुई। तो पहला इंस्टेंस उसके दिमाग में यही आया कि कोई चूहा मार दिया होगा, या शायद कोई बिल्ली मार दी होगी, है ना, रूम में घुस गई होगी। और जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक एक कदम बढ़ा रही है, उसको वो स्मेल बढ़ती जा रही है। और लाइट नहीं है उस कमरे में, तो उसे कुछ दिख भी नहीं पा रहा है। सडनली उसने देखा कि वो जो पपीज़ थे वो फटाफट ऐसे कमरे में से बाहर निकले, पूंछ दबा के। मतलब वो पिल्ले डरे हुए थे, वो पता चल रहा था कि वो डरे हुए हैं। 3-4 महीने के पपीज़ थे, वो ज़्यादा बड़े नहीं थे। वो बाहर निकले और उसने अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन करने का कोशिश करा, उसका फ़ोन का टॉर्च नहीं ऑन हो रहा था। करते करते वो आगे बढ़ रही है, स्मेल बहुत तेज़ बढ़ती जा रही है कमरे में, और उसको ऐसे भारी, सांस लेने में भारी लग रहा है ना, एनर्जीज हैवी हो गई है वहाँ पे। जा रही है, उसका पैर टकराया किसी चीज़ से, और वो चीज़ क्या थी, कुछ उसे सॉफ्ट ऐसे मांस का टुकड़ा या कुछ ऐसा उसे फील हुआ कि कुछ गिलगिला सा है ये। उसने टॉर्च जलाई और उसने क्या देखा, उसके डॉग की सफ़ेद हड्डी पड़ी थी वहाँ पे। हड्डी? यस। मतलब उनकी जो 2 पपीज थे उसकी मम्मी की। अरे। एंड शी वॉज अ फुल ग्रोन लैब्राडोर। मतलब पूरा बॉडी सूख गई, हड्डी पड़ी थी। वो टॉर्च जला के जब उसने आगे देखा तो उसका ऐसे फटा हुआ था कुत्ता। यस। और उसको रिब केज दिख रहा था, ऐसे रिब केज था, और यहाँ पे उसका मुंह था, और एक पैर की हड्डी उसके पैर में लगी थी, और उसमें थोड़ा सा मांस लगा हुआ था, नीचे का पैर लगा हुआ था, ऐसा कंडीशन था। और उसने थोड़ा और ऐसे टॉर्च आगे डाल के देखा तो उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स थे वो कुछ नहीं थे, वो खाली कंकाल था, जैसे हम नाट जियो पे देखते हैं ना, नेशनल ज्योग्राफिक पे देखते हैं, शेर ने खा लिया हो जैसे। ऑर्गन्स कैसे निकल, मतलब वहाँ पड़े हुए थे या फिर गायब ही थे? वो थे ही नहीं, ऑर्गन्स थे ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे रिब केज था, मुंह था,
और उसकी हड्डी रखी हुई थी। और ये ऐसा सीन था जो ऑब्वियसली उसके पपी तो नहीं करेंगे, है ना, वो इतने छोटे छोटे पिल्ले होते सही हैं, बात है। वो कैसे अपनी मम्मी को मार देंगे। मार भी देते तो इतना भयानक नहीं होता कि उसके ऐसे स्किन ऐसे उखड़ी पड़ी है और ऐसे रिबकेज पड़ा है और अंदर कुछ भी नहीं है उसके, खाली। उसके बाद क्या होता? वो उसने देखा सिनारियो, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई और एंड शी फेंटेड। ओके। वो 15-20 मिनट शायद वहाँ बेहोश रही। हम लोगों को उस समय आवाज़ नहीं आई थी, बट वो उसी कमरे में बेहोश रही। लाइट नहीं थी, द डॉग वॉज देयर एंड शी वॉज ऑल्सो लाइंग देयर। और जब वो उठी तो ऐसे ऐसे पीछे होके पीछे भागी, मतलब वो इतनी ज़्यादा घबरा गई थी वो सीन देख के कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो पीछे भागी, पीछे भाग के वो कमरे से बाहर आई एंड शी स्क्रीम्ड। तब हम लोग वहाँ गए, हमने देखा, और वो सीन देख के हमारी सबकी भी हालत ख़राब हो गई। बिकॉज वो, अगर डॉग को पॉइजन भी उसने खाया होता है ना, या उसने कुछ ऐसा गलत खा लिया या उसको कुछ और दिक्कत हो गई, तो वो नॉर्मल जैसे कुत्ता मरता है वैसे मरता है ना, उसके चीथड़े नहीं उड़े होते बॉडी के, है ना, वो चीथड़े उड़े हुए थे उसके शरीर के। और उसके बाद वो बाहर आती है रूम के, एक वेट थे, मैंने उनको कॉल किया कि ऐसा ऐसा हो गया, क्योंकि उस लड़की की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो मतलब हम उसे उठाते कैसे, आप समझ रहे हो, हड्डियाँ बिखरी हुई हैं उसकी, हम कैसे उसको उठाते। नॉर्मल डॉग को तो आप चलो उठा सकते हो, राइट। तो मैंने उनको कॉल किया और उन्होंने बोला कि अभी आप रूम बंद कर दो, क्योंकि डॉग मरा है, बाकी डॉग्स में भी इन्फेक्शन हो सकता है और फिर अल्टीमेटली उस लड़की तक जा सकता है वो इन्फेक्शन, राइट। तो आप उस रूम को बंद कर दो। हमने वो रूम बंद किया। अगले दिन सुबह मैं उस लड़की को अपने घर लेके चली गई। वो रात उसने उस घर में नहीं बिताई। अगले दिन सुबह उन्होंने भैया लोग को भेजा, वो भैया आए, तीन भैया लोग आए थे। वो जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनमें से एक भैया इतना ज़्यादा घबरा गए दैट ही वॉमिटेड उधर ही। वो इतना भयानक सीन था कि रात में तो वो जितना डरावना लग रहा था, सुबह उससे भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। वो कैसे कैसे करके उसको लेके गए। उन लोगों ने बहुत बार पूछा, बहुत समय तक तो हमें ऐसा लगता रहा कि कहीं इसी ने तो कुछ नहीं कर दिया है, आपकी फ्रेंड। हाँ, कि हो सकता है वो अपनी मदर को भी देख पा रही थी और वो बता रही थी मुझे कैसे डॉग्स भौंकते हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि कोई गया है मुझे, और वो कोई नहीं बोलती थी, वो बोलती थी मम्मा गई हैं, वो ऐसे बोलती थी। तो मुझे लगा कि थोड़ा शायद उसको साइकोलॉजिकली कोई इशू हो रहा, कहीं इसने तो नहीं कर दिया। बहुत दिन तक वो इस ट्रॉमा में रही, वो घर के बाहर नहीं निकली, वो उस रूम के बाहर वाले रूम में बैठी रहती थी एंड शी यूज्ड टू क्राई अ लॉट। उस दौरान उसको उसकी मदर नहीं दिखी। मेरी एक फ्रेंड था, उसकी मम्मा टैरो रीडर थी और वो ना ऐसे ऑरा क्लेंजिंग वगैरह कराती थी। उसके घर की वो जो हैवी हवा थी वो मैंने भी फील करी थी वहाँ पे। तो मैंने उसको बोला कि हम ना ऐसे बात करते हैं, हम कुछ कराएंगे नहीं, हम जस्ट बात करके देखते हैं कि क्या हो सकता है ना, क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसका। आंटी ने बताया हमें कि उसके घर में हवा है जो आती है, जो उस बच्ची के साथ होना होता है वो करना चाहती है, लेकिन डॉग्स वो अपने ऊपर ले लेते हैं। ये प्रॉपर बताया उन्होंने? ये उसकी मतलब मेरे दोस्त की मम्मा ने बताया। और वो क्या चीज़ है ये बताया उन्होंने? अभी उन्होंने बोला कि वो हवा के ज़रिए आती है, तो तुम उसको बोलो कि वो अपने घर का ऑरा क्लेंस कराए, हवा क्लेंस कराए वो अपने घर की, क्योंकि ये हवा है। अब ये बात उसको पता चली, समझ में तो उसको शायद उस समय भी नहीं आई, पर मुझे हिंट लग गया था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और हमें एक्चुअल में कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत है। पर उसने बोला था कि मेरे को अपनी मॉम ही दिखती है। हाँ, उसने बोला कि मुझे अपनी मम्मा दिखती हैं। तब हमने उसको फिर से समझाया कि एक बार जो चला गया वो आप उसके साथ फिर आपका कोई रिलेशन नहीं है ना। इट इज़ बेटर कि आप उसको बोलो कि आप चले जाओ, है ना, आप जहाँ भी हो आप शांति से रहो, आप चले जाओ। बट ऐसा नहीं हो रहा था कॉन्स्टेंटली। अब ये बिजली का ये वो, फिर इस दौरान वो बीच में पंडित के पास भी गई। अब पंडित ने क्या बोला कि आपका ना घर ऐसे, अगर आपने देखा होगा वास्तु के हिसाब से, शेर मुँहा घर आपने सुना है? शेर मुँहा घर कैसे होता है, आगे जो उसकी एंट्रेंस है वो बड़ी है और जैसे जैसे आप घर के अंदर जा रहे हो उसका जो एरिया है वो कम होता जा रहा है ना। आगे का मुंह बड़ा है उसका, पीछा उसका छोटा है, ऐसे, दैट इज़ शेर मुँहा घर। और उसके घर की जो डायरेक्शन थी साउथ फेसिंग डायरेक्शन थी। तो इफ़ वी लुक एट इट
वास्तु की साइड से ऑल्सो, देन ऑल्सो उसका घर वॉज लाइक टू डार्क एंड टू नेगेटिव। शेरमुहा घर और साउथ फेसिंग डायरेक्शन, और उसका घर जो था चौराहे के बिल्कुल बीच में आता था। तो जो भी कुछ अटरम पटरम होता था वो उसके घर के बाहर होता था। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोग भी देखते थे और हम लोग हंसी मजाक उड़ाते कि क्या यार, और वो झाड़ू लेके साइड कर देती थी। तो लोग गिराते थे वहाँ पे ऐसी चौराहे पे? हाँ कर देते थे ऐसे पेपर पे, ऐसे सिंदूर, नारियल, चूड़ी, दिस दैट, नींबू, वो रख के चले जाते थे। अब वो सुबह उठती थी और वो ऐसे झाड़ू से साइड कर देती थी। इनफैक्ट एक दिवाली पे भी ये हुआ था उसके घर में। दिवाली वगैरह करके हम लोग साथ में तीनों चारों बच्चे आपस में आंगन में खेल रहे थे, अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह जब हमने देखा तो उसके घर पे एक बर्ड थी, कौवा या कुछ ऐसा था, उसकी खाल उखाड़ी हुई थी, उसके ऊपर खाल नहीं थी, एंड ब्लड लिपटी हुई वो उसके आंगन के बीचों बीच पड़ी थी। उसको भी उन लोगों ने कुछ एज सच रिएक्ट नहीं करा, और वो उन्होंने साफ कर दिया, धो दिया, यू नो एवरीथिंग। तो वो वास्तु वाले उससे भी ख़राब था और वो वैसे भी ख़राब था। हम लोगों के घर के पास एक शक्तिपीठ है, वहाँ मेरा आना जाना काफ़ी था। तो मैं गई और मैंने पंडित जी से ये चीज़ें डिस्कस करी। उसके पंडित जी ने बोला कि आप एक काम करो, आप मुझे उसके घर लेके जाओ, मैं एक बार उसके घर जाऊँगा, मैं तब बता पाऊँगा, है ना, वो दूर से बैठ के क्या ही बताते। तो मैंने उस लड़की से बात करी। अच्छा, ये मेरे सामने इंसिडेंट हुआ था। हम लोग 11:30 12 बजे की बात है, रात को मैं उसके घर पे बैठी हुई थी और मैं उसे बता रही थी कि आज ना मैं ऐसे पंडित जी के पास गई हूँ और हमें ना एक बार उन्हें बुलाना चाहिए, हम देखते हैं, क्या पता हो सकता है वास्तु का कोई इशू हो, है ना, कुछ ऐसा उपाय बता दें, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ऐसे। उसने बोला चलो ठीक है, मैं बुलाती हूँ। द मोमेंट उसने बोला, इधर उसके डॉगी बैठा हुआ था और वैसे से सहला रही थी उस कुत्ते को, मैं सामने बैठी हुई थी और मैं देख रही हूँ डॉगी अब तक बहुत आराम से था। हम लोग आधे घंटा 40 मिनट से बात कर रहे थे। जैसे ही उसने बोला ना चलो ठीक है, फिर पंडित जी को लेके आते हैं कल, उसके डॉग के मुंह में से ब्लड निकलने लगा। उसके डॉग के मुंह में से ब्लड निकलने लगा। तो हम लोगों को लगा कि उसने शायद जीभ काट लिया ना कुत्ते ने अपनी, या उसके चोट लग गई होगी ऐसे। तो हमने उसका मुंह चेक करा, उसका जीभ वीभ कुछ नहीं कटा हुआ था। उसके इधर से बड़ा मुंह होता है ना, ऐसे यहाँ से ब्लड टपक रहा है, ऐसे बालों में से निकल रहा है ब्लड। उसने खासा और ज़्यादा खून निकला डॉगी ने। और ये सीन देख के हम लोग घबरा गए क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि एक और डॉगी की डेथ हो। अब वहाँ पे क्या हुआ, उसने बोला मैं किसी पंडित के पास नहीं जाऊँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, जो भी है यहाँ पे वो खुद भी आराम से रहे और मुझे भी आराम से रहने दें। सबसे बड़ी गलती जो उसने करी, अब तक जो चल रहा था इग्नोर कर रही थी, फिर भी वो हैंडलेबल थी, है ना, चीज़ें वो हैंडल हो रही थी। सबसे बड़ी उसने गलती करी, उसने ये बोल दिया कि जो भी है यहाँ तुम भी रहो, मैं भी रहती हूँ, मुझे और मेरे डॉग्स को परेशान मत करो। उसने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने परमिशन दे दी उस चीज़ को, है ना। ये सबसे बड़ी गलती करी। अब वो चीज़ और ज़्यादा खुल के आई उसके सामने, अब वो चीज़ और ज़्यादा खुल के आने लगी। आए दिन उसको स्लीप पैरालिसिस होते थे वहाँ पे, आए दिन उसकी डॉग्स की तबीयत ख़राब होती थी। बिल्कुल ठीक है, डॉग खेल रहा है, गिरा, फेंट, ठीक है, ऐसे होने लगा। अब उसने ऐसे करते करते 2 डॉग्स और उसके चले गए। कितने टाइम स्पैन में? पहला डॉग उसका गया था दिसंबर में, 13 या 14 दिसंबर, उसी साल जिस साल उसकी मदर की डेथ हुई। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। मदर की डेथ के बाद अब ज़्यादा एक्टिव हो गए उसके हाँ, साथ। मदर की डेथ के बाद ज़्यादा एक्टिव हो गए और उसके डॉग्स के ऊपर चीज़ें अब आने लगी। पूजा पाठ में वो बहुत भरोसा रखती थी, तो उसे लगता था कि मैं ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ूंगी या मैं ऐसे रोज़ आरती करूंगी, पूरे घर में आरती घुमाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। वो ऐसा रोज़ करती थी, बट ऐसा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं था। वो उसको है ना पर्सनल सेटिस्फैक्शन, ऐसे मेंटल सेटिस्फैक्शन होता रहता था। 31 दिसंबर को जागरण था। हमारी जो कॉलोनी थी, हर 31 दिसंबर को वहाँ जागरण होता था। नया साल हम जागरण से शुरू करते थे। वो जागरण में गई है, वापस आई है, उसने प्रसाद खिलाया अपने सारे डॉगीज़ को, प्रसाद खिला के वो बैठी है और सडनली एक डॉग आता है उसके पास और उसकी गोद में बैठता है और उसके मुंह में से झाग निकलता है और वो मर जाता है।
एक एक करके डॉग्स जा रहे हैं उसके। अब वो यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। आप समझ रहे हो, दिसंबर 13 को उसका पहला डॉग गया, दिसंबर 31 को उसका दूसरा डॉग चला गया, जनवरी 12 को उसका तीसरा डॉग चला गया। क्या हुआ था, वो डॉग सोया रात में, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसको फिट्स पड़े डॉग को, और डॉक्टर ने बुला के चेक करवाया, उसका बॉडी टेम्परेचर मतलब बिल्कुल ड्रॉप हो चुका था, ख़त्म। धीरे 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 उसके डॉग्स जा रहे हैं, धीरे 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 उसकी प्रेजेंस उसको अब दिखने लगी है। अब उसको ये लगने लगा था कि उसकी मम्मी नहीं है, कोई और है, ये कोई और है। क्योंकि क्या होता था, वो सो रही है, सोते सोते उसने ऐसे आँख खोली, उसको दिखा कि कोई बैठा हुआ है ऐसे सामने चेयर पे, और वो ऐसे रुक गई। वो आइडेंटिटी भी उसको देख रही है, वो भी उसको देख रही है, आंखों में आंखें डाल के। अब उसे कोई ह्यूमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? उसे वही दिख रहा है, वो ट्रांसपेरेंट इमेज ही दिख रही है उसे। और वो अभी डर रही है उससे या फिर उसको अब वो कूल हो चुके हैं उससे कि हाँ ठीक है मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा ऐसे डरती है, फिर वो आंख बंद कर लेती है, दोबारा खोलती है, उसको नहीं दिखता। ऐसा हो रहा था अब उसके साथ। बट वो सीढ़ी चढ़ के जा रही है, उतर के आ रही है, उसको धक्का लगा, वो गिर गई। ऐसे वाले उसके साथ वो इंसिडेंट्स होने शुरू हो गए थे। ये सब होता रहा। उसके बाद पंडित जी से हमने दोबारा बात करी कि अब ऐसे ऐसे हो गया है। मैंने उनको बताया कि उसने ऐसे बोल दिया है कि अब तो जो भी हो तुम आराम से रहो, मुझे भी आराम से रहने दो। तो पंडित जी ने हमें बताया कि उसने सबसे बड़ी गलती करी है, क्योंकि अब तक तो फिर भी हमारे पास मौका था कि हम उसे बाहर चीज़ को खींच पाते। अब हम उस चीज़ को बाहर नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि जो उस घर में रह रहा है, जिसका वो घर है, उसने उसको परमिशन दे दी रहने के लिए, है ना। ये सब हुआ। पंडित जी को कैसे कैसे करके हम उसको घर में उसके घर लेके गए। मैंने इस बार उसको नहीं बताया कि पंडित जी आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था मैं फिर बताऊंगी, फिर कोई इंसिडेंट होगा, ये फिर घबरा जाएगी और फिर पंडित जी नहीं आ पाएंगे। मतलब वो जो भी था वहाँ पे एनर्जी, वो उसको किसी को आने नहीं देती थी घर में। उसके घर में कोई नहीं जाता था, पता है। आफ्टर हर मदर्स डेथ, पहले तो हम लोग खेलने भी चले जाते थे आंगन में ऐसा, आफ्टर हर मदर्स डेथ कोई उसके घर में नहीं जाता था, वो अकेली रहती थी। और इनफैक्ट ऐसा भी होता था, 5-5, 6-6 दिन हो गए हैं वो अपने घर से बाहर नहीं निकली है। वो क्या अपने घर में फेस कर रही है, वो कैसे रह रही है उस घर में, किसी को नहीं पता होता था। 5-5 दिन हो गए भी बंद हो गए थे। हाँ, बंद कर दिया उसने, क्योंकि वो डॉग्स के पास नहीं जा, मतलब डॉग्स को अकेला छोड़ के नहीं जा पा रही थी। जो को वो पहला इंसिडेंट हुआ ना, वो इतना हॉन्टिंग था कि वो उसको लगा कि मैं डॉग्स को छोड़ के नहीं जाऊँगी, क्योंकि अब उसकी मदर के बाद उसके लिए बस वो डॉग्स ही बचे थे। लगेगा ही जब ऐसा होगा, क्योंकि बिल्कुल अननेचुरल चीज़ है। ऐसा हुआ है तो भाई हर कोई डरेगा ही, पहले क्यों ही जाएगा घर के बाहर की, पहले इसे संभालो। हाँ, एक के बाद वो जो डेथ्स हो रही थी उसके डॉग्स की। पंडित जी आए। पंडित जी ने, अब उसका घर कैसा था, आंगन था, आंगन का दरवाज़ा था, उसके अंदर आप जाओ तो वो घर ऐसे, वो शेरमुख का घर शुरू हो रहा था। हम लोगों ने दरवाजे की बेल ही बजाई थी। पंडित जी ने बोला कि मुझे फील तो हो रहा है यहाँ पे, तुम जो कह रही थी वो सही कह रही थी। उस लड़की से उनका कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं है अभी तक। गेट खोला उसने, हम लोग अंदर गए। पंडित जी ने देखा, सारे घर में वो घूमे ऐसे, है ना। घूमने के बाद वो वहाँ आके बैठे और वो उन्होंने बोला कि मुझे वो कमरा दिखाओ जहाँ पे आपकी मदर की डेथ हुई थी। तो वो वहाँ लेके गए उसको। वो जैसे ही कमरे के अंदर घुसे, फिर से वही हुआ, लाइट चली गई उसके घर की। उसके घर की बिजली कट गई, पूरा बिजली। हम लोग देख रहे हैं, हमारे घर की सबकी लाइट आ रही है, उस रूम की लाइट चली गई। तो पंडित जी उसके घर में घूम रहे हैं और वो उसको, उन्होंने बोला कि उस रूम में जाना है जहाँ पे तुम्हारी मदर की डेथ हुई है। वहाँ पे उसकी मदर की फ़ोटो भी उसने लगा रखी थी। उन्होंने उसकी फ़ोटो को देखा और उन्होंने ज़्यादा हमें वहाँ पे कुछ नहीं बताया, क्योंकि हम बच्चे थे, हम डर जाते। तो बोला हम ना एक पूजा करेंगे आपकी मम्मी के लिए, और ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो एक जनरल हमें करानी चाहिए, साल 1-2 साल में जो चला जाता है उनके नाम पे पूजा करानी चाहिए हमें। तो उसने बोला ठीक है आप पूजा कर दीजिए। ये काली माता का शक्तिपीठ था, उसके वो पंडित जी थे। तो उन्होंने बोले ठीक है, उन्होंने डेट दी कि इस डेट को मैं आऊँगा। तो उसने मुझे सामान वामान क्या लेना, उन्होंने बोला कुछ नहीं लाना तुम्हें, मैं अपने आप लेके आऊँगा। फिर देन द डे कम्स, उसके पंडित जी आते हैं, दिन में हो रही थी ये पूजा हो रही है।
उसकी मदर की फ़ोटो रखी है सामने, उसकी मदर के लिए ही एक्चुअली वो पूजा हो रही थी। और पूजा के टाइम पे उस लड़की में वो उसकी मदर की आइडेंटिटी आती है, शरीर में एंटर कर गई। और मतलब वही सारी चीज़ें जो होती है उसका, उसकी हैवी ब्रीदिंग हो गई और उस तेज़ी से सांस ले रही है, और मैं वहाँ खड़ी हूँ, हमें दिख रहा है कि ऐसा सब हो रहा है। वो पूजा से दूर बैठी हुई थी, ऐसा नहीं था कि कोई घेरा वेरा बना के कर रहे, वो दूर बैठी हुई थी और उसकी आइडेंटिटी आती है। और पंडित जी को पता था, बिकॉज ही न्यू वो क्या कर रहे थे। पंडित जी ने पूछना शुरू करा कि आप बताइए, आपको कोई तकलीफ़ है, क्या बात है, क्या दिक्कत है, ऐसे पंडित जी ने पूछा। तो उसकी मदर ने बोला कि मैं अपनी बच्ची को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। उसकी मदर ने ये बोला वहाँ पर। तो पंडित जी ने बोला कि कोई बात नहीं, हम सब हैं, हम सब आपके बच्चे का ध्यान रखेंगे, आप परेशान मत होइए। अभी उसकी मदर को क्यों डर था, क्योंकि उस बच्ची के पापा भी नहीं थे, शी वॉज ऑल अलोन। उसके फादर ने सेकंड मैरिज कर ली थी। अच्छा। तो मैंने बताया ना, संस्कार भी उस बच्ची ने अपनी मम्मी का खुद किया था, बिकॉज कोई था ही नहीं और उसका कोई सिबलिंग भी नहीं था। तो उसकी मम्मी ने बोला कि नहीं, मैं अपनी बच्ची को छोड़ के नहीं जा सकती। प्रॉपर ऐसे कॉन्वर्सेशन हो रही है वो बैठ के, और पंडित जी बोल रहे हैं कि आप हमें बताइए कि कोई और भी तकलीफ़ है क्या इस घर में, कोई और दिक्कत है, आप किस चीज़ से अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो वहाँ पे उसने बोला कि मैंने शुरुआत में बताया था कि पड़ोस में एक बच्ची थी 16 साल की जिसकी डेथ हो गई थी। तो उसकी मदर ने बताया कि वो जो 16 साल की बच्ची डेथ हुई थी, वो मेरी बच्ची को, मतलब मेरी बच्ची को पोजेस करना चाहती है। वो खतरा है मेरी बच्ची के लिए, इसीलिए मैं अब भी जा नहीं पाई हूँ और मैं अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करती हूँ। मैं रहती हूँ इस घर में उस आइडेंटिटी के साथ। और जब जब वो लड़की गिरती थी, है ना, उसको चोट लगती थी, डॉग्स के साथ दिक्कत आती थी, तो उसकी मदर वाज कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिंग दैट गर्ल। तो 3 भाई थे भाई। अब एक की उम्र है अराउंड 26 साल, एक उससे बड़े हैं जो वो 3 साल बड़े हैं उससे, और एक बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई। और पेरेंट्स हैं उनके, ठीक ठाक ज़मीन है, और वहाँ पे लोगों के पास ज़मीनें बहुत है। मेरा एरिया वो फाजिल का एरिया के पास की बेल्ट है सारी। तो भाई अब हुआ क्या, उन्होंने ना, उनके पहले ये जो ईंटें बनाने के भट्ठे नहीं होते हैं, है ना, ब्रिक फर्नेस होती है, वो फर्नेस लगी हुई थी। फैमिली बिजनेस है, हालांकि ज़मीन अच्छी है, एग्रीकल्चर इनकम भी आती है, बट तीनों भाइयों को एडजस्ट करने के लिए ना उन्होंने भट्ठा खोल दिया, और भट्ठा घाटे में जा रहा है। तो ना वो घाटे में क्यों जा रहा है कि तीनों भाई ना थोड़ा शौकीन है भाई। तो वो सुबह लड़ाई होती है कि कौन जाएगा भट्ठे पे, पहले कौन जाएगा। वो कहता है रात, सारी रात बिठा लो वहाँ पे चाहे। और रात को बैठने का तो ये है ना कि रात को तो वैसे ही भाई वहाँ से वापस ही नहीं आता कोई, वो जगह ही ऐसी है। तो वहाँ बैठ जाते, कहते सो जाएंगे वहाँ, सुबह ये जाएगा, वो लड़ते हैं। तो भट्टा जा रहा था घाटे में। तो फादर ने क्या प्लान किया कि भाई घर ले देता हूँ इनको वहीं आसपास। अब फादर के पास इतना पैसा था कि वो घर बना भी दे नया। तो भाई वहाँ पे ना एग्जैक्ट जहाँ पे वो फर्नेस थी उसके पास एक घर था, उन्होंने ख़रीद लिया मेरे ख्याल। वो बोले बड़े सस्ते में ही हो गया सारा, और बड़े खुश भाई। और सबसे छोटे वाले को भाई वहाँ बोला कि वो कहना मैं, वो मतलब जिद्दबाजी करके ना, सबसे छोटा वाला कहना मैं रहूँगा वहाँ, और मैं सुबह जाऊँगा, कहता मैं निकलूँगा ही नहीं भट्टे से, मैं सारा दिन भट्टे में ही रहूँगा। कहता फादर खुश हो गया, कहता ठीक है यार। एक होता ना कि यार बिजनेस में पोटेंशियल है बट हमारी कमी से ख़राब हो रहा है सारा काम, वैसा था कि पोटेंशियल है। तो वो रहने चला गया भाई वहाँ, वो रहने चला गया। काम शुरू हो गया भाई। अब काम शुरू हुआ तो काम ठीक ठाक खींच दिया उस लड़के ने। तो फाइनली क्या हुआ भाई, गांव वाला घर छोड़ के सारी फैमिली उस घर में आ गई, शिफ्ट हो गई, रेस्ट ऑफ द ब्रदर्स। और एक बड़े, सबसे बड़े भाई की हो गई थी शादी हुई थी। अब क्या हुआ, उस घर में जब सारी फैमिली रहने आई ना भाई, तो दिक्कतें शुरू हो गई उनको। अब जब मैं गया था तो मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक था काम, बीच में था काम चला, बड़ा भयंकर सिस्टम था उस घर का, बड़ा ही कैसा सा बना हुआ था थोड़ा बताओ। बिल्कुल जैसे यार आपने, मैं वो घर के साथ रिजेंबल कर पाता हूँ बिल्कुल। परदेश मूवी देखी है आपने शाहरुख खान की? हाँ। उसमें महिमा चौधरी का घर होता ना भाई, हाँ, वैसा घर था यार। अच्छा। मेरे सपने में वो घर आया बाद में भाई बहुत बार। वो घर ऐसा था जैसे किसी ने बड़े शौक से बनाया हो, किसी लेडी ने भाई एक एक ईंट पे ना ऐसे ऐसे पेंटिंग करी हुई है भाई।
दीवारों पे ना वो फूल पत्तियां बनी हुई हैं, बाहर भी सारे एक एक मतलब पूरे शौक से बना हुआ। सुंदर था घर। अपनी तरफ से उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा था, सुंदर, लाइक जो गांव का बंदा जैसे बनाते हैं ना, अपनी तरफ से पूरा अच्छा ही बना रखा भाई। दीवारें चारे अलग रंग की दीवार, कमरे की दीवार, मतलब अपनी एंड से उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा था। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा ये घर तुम लोगों ने बनाया, क्योंकि देखने में ठीक ठाक लगते हो। मैं कहा इतना लाउड फैशन घर कैसे बनाया तुम लोगों ने? कहना नहीं ये पहले ही बना हुआ ऐसे ही। तो जो लोग बेच के गए थे ना भाई, वो फैमिली एक ही रात में उजड़ी थी वहाँ से। जैसे कुल तरह वाला सीन नहीं होता, एक ही रात में उजड़ी थी फैमिली वहाँ से। कोई सीन हो गया था वहाँ पे। जो कम्युनिटी थी ना, वो दूध वाले जो होते हैं, जो वो बहुत सारे पशु लेके ना वो ना कम्यूट करते हैं ज़्यादातर हमारे उन एरियाज़ में ना। 70-80 पशु हैं जिसके पास, वो सारे पशु एक ही लाइन में बांध लेगा, आगे अपना रेड़ा लगा लेगा, चलो भाई अगले गाँव में, वो निकल चलते हैं निकल। तो वो ऐसी फैमिली थी, वो निकल गई थी। पैसा उनके पास ठीक होता भाई, दूध का बिजनेस होता है। तो वो घर सस्ते में निपटा गए थे, बेच गए थे। तो भाई अंकल जी के पास बैठा मेरे सबसे पहले जाके, मैं कहा अंकल, तो अंकल बताने लगे बात। कहने बेटा हम आके रहने लगे ना, कहने सबसे छत वाला कमरा हमने ले लिया था, अंकल और आंटी ने, बाकी तीनों भाई नीचे। तो अंकल बोले कि मैं रात को ना, मेरी आदत है, कहते इस एरिया में कोई निकलता नहीं रात को, मेरी आदत बनी हुई है कि रात को एक बार गेट सारा बाहर वाला गेट, जो मेन बाहर है गेट दूर है, और जो छत से दिखता है सामने वाला गेट, वो गेट ना मैं बंद करके आता हूँ रोज़ रात को। ठीक है। कहते एक रात ना, कहते 11:45 बजे का टाइम था, और वहाँ 11:45 सच में बहुत हो जाता है भाई। हमारे यहाँ तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं होता ना इतना, वहाँ 11:45 भाई बिल्कुल अंधेरा। वो अंकल बोले मैं 11:45 नीचे उतरा हूँ, पहले आवाज़ें लगाई लड़कों को, गालियाँ दी, कोई नहीं निकला कि गेट बंद कराओ। फिर गालियाँ दे के बुजुर्ग आदमी खुद नीचे उतरा, गेट बंद करने गया। जैसे ही गेट बंद करने गया भाई बाहर, अब बाहर टिब्बे हैं मिट्टी के सारे, सारा एरिया, मतलब दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है। अब अंकल बोले मैं गेट बंद करके ना वापिस आ रहा था, मेरे को पीछे से आवाज़ आई रात को 11:45 बजे। तो अंकल बोले कि मैनू तो, पंजाबी में बोले, कहते मैनू तो पता ही है कि ओपरी चीज़ होनी है साली, कोई मतलब गलत चीज़ होगी। मैंने कहना पीछे नहीं देखा। अब अंकल बोले मैं पीछे नहीं देखा, मैं बस मेरी स्पीड बढ़ गई, मैं अंदर आ गया घर पे। वो समझ गए कुछ है, पीछे नहीं देखा उन्होंने। फिर 2-3 बार और हुआ छी। तो उनको लग गया कोई चीज़, मतलब कुछ और बंदा भी हो यार इस टाइम पे, क्या ही करना है किसी से बात करके। सही बात है। तो अंकल आए, सीढ़ियों पे चढ़ गए अपना ऊपर, कह रहे मैं सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा हूँ ऐसे, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना ऐसे, जिससे हर सीढ़ी से बाहर वाला गिरे। जैसे ही कह रहे मैं सीढ़ी चढ़ा, और फिर मैं ऊपर की सीढ़ी जैसे ही चढ़ रहा था ना, मैंने सामने देखा ना, तो मेरे घर की दीवार के बाद ऐसा मुंह दिख रहा है मेरे को, कहना ऐसा दीवार के मतलब पार, और आंखें ऐसे चमक रही हैं, बिल्कुल सफ़ेद 2 आंखें चमक रही थी, सामने शक्ल दिख रही किसी की, मुंडी सिर्फ मुंडी दिख रही थी, दीवार थी वो। अंकल परेशान हो गया, कहता यार क्या चीज़ है बंदा। कहना मैं वहाँ खड़ा ही ना उसको देखता रहा बड़ी देर, और वो वहीं खड़ा रहा साला। एक तो होता ना फ्लैशेज हुए, ब्लिंक होगी चीज़, और आवाज़ भी आ रही थी ना? आवाज़ नहीं आई। वो एक बार आवाज़ आई जब वो पास गया अंकल, उसके बाद वो फिर भाई साहब वो अंकल बोले कि थोड़ी देर बाद वही शक्ल मेरे को मेरी भैंस के ऊपर, भैंस के पास खड़ी दिखी मेरे को, मेरी भैंस के पीछे से शक्ल दिखी कहते। अब अंकल भाई, मतलब वो अंदर आ गई घर अंदर, हाँ वो बाहर वाले बाड़े में जो एरिया था। अब अंकल भाई ठीक ठाक सॉर्टेड बंदा है, कोई ऐसी बात नहीं कि सठे आ गया या ऐसा कुछ हो गया, मेरे को बहुत सियाने लगे वो बोले कि भाई जब मैंने भैंस के पास देखा ना, तो गांव में ना कुछ ये भी होता है रात को, कहना अक्सर हमारे गांव में ना कि ये चीज़ें डरा धमका के ना लोग डंगर चोरी करके ले जाते साले। तो मैं उस तरीके से भी, मैंने कहना उस एस्पेक्ट से भी सोचा कि साला कोई चोर ही ना हो, काले कच्छे वाले ना हो। काले कच्छे वाले का नाम सुना? तो उस तरीके से कहते मैंने किसी से बात नहीं करी। अंकल बोले मैं उसके बाद रात को सोता हूँ ना, तो मेरे को नींद में, जैसे ही मैं कहता नींद में हूँ, तो मेरे को ना 2-3-4 बार कहते मैं छत पे सो रहे थे अंकल, कहते मेरी 3-4 बार चादर खींची किसी ने, और चादर ऐसे खींच रहा कोई, मैं नींद में कहते मैंने चादर पकड़ ली, और फिर भी लगा हुआ खींचना पूरा जोर लगा के, कहना मैं छोड़ ही नहीं रहा चादर। और वही सवाल नहीं पैदा होता, कहता कोई ऊपर है नहीं आसपास, कहता मेरा आँख खोलने का हौसला नहीं हो रहा था तब, और चादर लगातार खींच रहा भाई कोई चीज़। भाई एक ना एंटिटी होती है मिमिक बोलते हैं उसको इंग्लिश में, सुना है कभी आपने? आपने भी बताया था शायद, जो पहले दूसरे पॉडकास्ट वगैरह करता है। हाँ, और ये मिमिक था, मस्खरा सा होता, मस्खरा, ये ना मिमिक एंट्री होती है एक एंटिटी, वो भाई आवाज़ें लगाएगी अपने रिश्तेदारों की आवाज़ में, अपने ही बंदों की आवाज़ में। ये बहुत ज़्यादा नोटोरियस एंटिटी होती है, और ये रात को ना
और बड़ी देर तक भाई साहब लगी रहती है। एक तो होता है ना भूत, किसी आदमी को दिखता है ना फॉर द डेसिमल ऑफ ए सेकंड टाइम में पता चल जाता है कि गलत चीज़ है और उसके बाद बंदा भाग जाता है या कुछ भी होता है। पर ये चीज़ें ना पीछा नहीं छोड़ती बंदे का साला। को बंदा भाग के आ गया, जिस जगह पे आके बैठेगा वहाँ भी छेड़ेगी उसको, वहाँ आगे भी। तो अंकल बोला कि मेरे को पता चल गया कि भाई दिक्कत है, कोई चद्दर खींच रही है। अब उसके बाद ना तीनों लड़के नीचे अपना अपना सोते हैं भाई। अब एक लड़का उसमें से जो सबसे छोटा है, जिम्मी भाई है, वो तो बोल रहे थे नाम ले देना, कोई मसला नहीं है। अब भाई वो सोया हुआ था, उसके कान में उंगलियां बजती हैं सोए हुए के। उसी दिन जिस दिन अंकल के नहीं, अगले दिन, थोड़े दिन बाद। अब ये चीज़ें ना जब आपस में फैमिली बात नहीं कर रही थी ना, कम्युनिकेशन गैप था ना, जब बात हुई तो पता चला थोड़ा मेरे साथ भी होता, मेरे साथ भी होता, सब हर किसी के साथ हो रहा है, कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। हाँ। अब जिम्मी उसकी बात बता रहा हूँ, सबसे छोटे की उंगली कैसे बज रही है? कान में उंगली, जैसे टिकलिंग नहीं करते तब अच्छा, ऐसे उंगली बजी, ऐसे ऐसे। हम थप्पड़ नहीं मारते सोए सोए। कहता 5-6 बार ऐसा हुआ। उसके बाद ना कहता मेरे गाली निकली मुंह से। तो जैसी गाली निकली ना आगे से आवाज आई हंसने की। कहता भाई मेरी फट गई। हंसने की आवाज आई ना, कहता मैं भाग के बाहर कमरे से शूट, मतलब कमरे से भागा दूसरे भाई के कमरे में। कहता दूसरा भाई सोया हुआ था, उसको उठाया। कहता भाई मेरे कान ने जुंगला मार रहा कोई। वो बोला तू इतने पैजा नाल मेरे, मैनू भी डर लग रहा है। उसका भाई बोला अब तेनू भी डर लग रहा है? कहना हाँ यार मेरे को भी डर लग रहा है। कहना कमरे च कोई हैगा साला। वो कहता है यार मैं तू मेरे साथ मजाक कर रहा है। बोला छोड़, दूसरा भाई बोल रहा है। और होता पता कब है भाई? एट द सेम टाइम। अच्छा, जिस टाइम उसके साथ वो काम हो रहा है उसके साथ हो रहा है, अंकल के साथ हो रहा है। मल्टीपल एंटिटीज होती है ये, या ये क्या मिमिक का कभी भी कुछ पता नहीं है भाई। शेप शिफ्टर्स, मिमिक, इनका पता नहीं है कुछ क्या करे कब करे यार। एक होता है ना प्रेत होता है ना, वो जगह तो से एक ही जगह फिर पर 3-4 जगह भी ऐसा है। मैं बताता हूँ ना, इसमें बहुत कुछ निकल के आएगा आगे भाई। इस घर से, इस घर में तो वो भाई बोला इस कमरे में कोई है भाई, मतलब मेरे को भी डर लग रहा है। कहना तू मेरे नाल ही सो जा। वो रात को ना बोले कि हम दोनों ना भाई सोए ही नहीं, कहना बैठे रहे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा है कि छत पे ना, मतलब जैसे कोई खेल नहीं रहा होता, डबल पैर दोनों ऐसे 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 3-4 बार कोई छलांग मार के यहाँ जाता है। थोड़ी देर बाद पता इन कहते हैं हमें ये हो गया था 1-1.5 घंटे तक कि अब ये चीज़ ऐसे जाएगी, अब ये चीज़ ऐसे जाएगी। पूरा पैटर्न समझ लिया, प्रॉपर पैटर्न समझ गए थे वो। ये काम हो रहा है उसके कमरे में, जो भाई भाग के नीचे आया था, जिस भाई की सबसे छोटा भाई जो भाग के बाहर दूसरे भाई के कमरे में आया ना, उसके कमरे में ये हो रहा था। तो वो बोले कहना कि भाई ये मतलब ये इस घर च दिक्कत हैगी है। कहना यार मैं तो शुरू तो रहा, मैं तो इन्ने दिन मैनू तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसको प्रॉब्लम नहीं हुई, लड़के को, अकेले को। इसका ये है कि डिपेंड करता है। और क्योंकि मेरी बात ही उनके साथ ये फंस रही थी। कहना भाई फिर मेरे को अकेले को प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? अब उसका ऑरा ठीक है, किसी का बंदे ऑरा वल्नरेबल। ऑब्वियसली यार हम में से भी कोई डरता कोई नहीं डरता, हौसला होता है। और कई बंदे गौर नहीं करते यार इन चीज़ों पे, ज़्यादातर गौर नहीं करते। सही बात है, ज़्यादातर नहीं करते यार। तो वो बोला कि भाई शायद ये भी, मैंने कहा ये चीज़ हो सकती है। अब छोटा भाई कहना यार मैं भी बहुत दलेर हूँ, बीच वाला जो कहना मेरे को क्यों हो रहा? फिर कहना मेरे को तो बहुत डर लगता है इस घर में यार। कहना मैं तो अंदर ही नहीं जाता। मतलब उस घर में बैठे हुए बात हो रही थी ये। अब मैं अपनी फाइंडिंग्स बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई थोड़े जड़े बड़े भाई साहब है, कहता उसका ना फ्रांस का वीज़ा वूज़ा लग रहा है, वो तो निकलेगा, वो जाएगा। जो शादीशुदा है? हाँ, उसकी शादी रिसेंटली हुई थी भाई। अब वो बोला कि कागजों की कार्रवाई चल रही है इसमें। अब मैं ना उस घर के अंदर हम आए तो मैंने उनको सजेस्ट करा, मैं कहा ये क्लेंजिंग कराओ इस घर की। उस घर में 2 एंटिटीज थी अलग, उससे अलग भाई, मिमिक से। अच्छा, ये कैसे दिखा आपको? दिखता है, बिल्कुल दिखेगा। आप उस घर में जाओ, ध्यान लगाओ, जिस घर में प्रॉब्लम्स हैं उस घर में ध्यान लगाओगे, बिल्कुल दिखती है चीज़ें। ये हर किसी को दिखेंगी भाई, जो भी ध्यान लगाता है ना, जो थोड़ा बहुत भी ध्यान लगाना सीख गया उसको, जिसकी अजना खुली है वो देख सकता है। द एंटिटीज़ अगर वो बात करना चाहती है तो बात करेंगे, अदरवाइज अगर वो अकरेंसेस दिखाती है ना, जैसे एक्सीडेंट हुआ किसी चौक पे तो बार बार एक्सीडेंट ही होता रहेगा, स्टक हो जाती है एंटिटीज़, वो बार बार दिखाती हैं कि ये हुआ था मेरे साथ। वैसे या तो अकरेंस होती है या एंटिटीज़ आगे सीधा आपको रीच करती है कि भाई ये चीज़ है। और वो एंटिटीज़ थी भाई बहुत ही ज़्यादा वायलेंट काइंड ऑफ। एक लड़का और एक लड़की भाई, और बिल्कुल जवान। तो मैंने उनको बोला क्लेंजिंग, वो कहते पापा मेरे वहम भरम जो पहनते नहीं यार, हम वहम भरम करते नहीं ऐसे, क्योंकि वो कुछ है भी, कुछ रिलीजन प्रैक्टिस भी उनकी अलग है भाई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी ना कराओ। तो बोले हम तो पाठ रखवा देंगे। तो भाई मैं निकल गया, मैं चला गया। अब बाद में फ़ोन आता, कहते एक बार भाभी ने मिलना।
अब वो जो भाभी जो फ्रांस जाने के लिए जिनकी फाइल लगी हुई थी, तो मैंने कहा बात करा दो। तो भाई उन्होंने कहती भैया आप आए चले गए, कहती मेरे मिल के जाओ। मैं कहा वापसी तो मेरा रूट नहीं हैगा। कहती मैनू इन्होंने तो आपको, अब मैं बताती हूँ कहती मेरे साथ क्या होता है। वो बोली कि मैं सो रही थी, मेरे को ऐसा लगा कि कोई कमरे में आया। कहती ये इसका जो हस्बैंड है ना वो ज़्यादातर चंडीगढ़, यही फाइल के चक्कर में चंडीगढ़, उन दिनों में वो चंडीगढ़ था। कहती कोई आया और मेरा सर ऐसे पकड़ा, झोली में रख लिया और सिर पे ऐसे हाथ फेरने लग गया भाई, ऐसे ऐसे प्रॉपर सहलाने लग गया भाई। वो एकदम से डर के आँख खुली, कोई नहीं। उसके बाद वो बोली कि मैं फिर ऊपर सो रही हूँ। कहती पापा जो हैं सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो मैं अपनी सास के साथ सो रही थी। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तू उनके साथ सो जा, क्योंकि भाई हस्बैंड को होगा कोई दिमाग में शक या कुछ भी होगा व्हाट्सोएवर। तो कह रही सास के साथ मैं सोई हुई थी। जैसे सास के साथ, अब सास और वो सो रही है सुबह 3 बजे। अब ब्रह्म मुहूर्त टाइम होता है सुबह 4 बजे का। 3 बजे मैं बताता हूँ, हमेशा 3 बजे बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं ये चीज़ें, पीक लिमिट तक होती है, पीक लिमिट तक। अब पता है कि हस्बैंड उठ के चला गया, ठीक है। वो साइड वाली खाट पे बहू सो रही थी, वो उठ के बेड पे आ गई सास के साथ। हस्बैंड का पता चल रहा है कि ये सीढ़ियाँ उतर गया, ये नीचे जाके स्कूटर की किक बज गई, वो चला गया। थोड़ी देर बाद भाई सास बाहर निकली, वॉशरूम बाहर है ऊपर वाली छत पे, बाहर निकली ना, कुर्ता पजामा था ना जो हस्बैंड का, बिल्कुल अकेला कुर्ता पजामा चल रहा है भाई, उसको दिखा बाहर, अब अकेले कपड़े हवा में है, मतलब बॉडी नहीं है, कपड़े चल बॉडी रहे नहीं है, बॉडी नहीं इमेजिन हो का रही। सीन याद आ गया जो गायब पिक्चर में होता है, देखिए आपने गायब नहीं। movie? यही होता है, उसमें कपड़े वॉक कर रहे होते हैं, वो शरीर नहीं दिखता उसमें। और दूध लेने जा रही होती है वो उसका हाँ, बाइक चलती है, बाइक अपने आप चलती है, बंदा नहीं तुषार दिखता। कपूर की मूवी है एक। इसमें एक अच्छा तुषार, हाँ बहुत पुरानी मूवी है, हाँ, बहुत पुरानी। जिसमें वो ऐनक वाला गोंचू सा दिखाया इसमें। तो ये ना एक जो बीच वाला भाई था ना, उसने एक एनकाउंटर मेरे को ऐसा बताया जो मुझे बड़ा रियलिस्टिक लगा, क्योंकि एंटिटीज के साथ आमना सामना होता है ना जब, ये ना बिल्कुल साफ होती है ये चीज़, उनकी आंखें नाक बहुत पास से जब देखोगे ना तो ये बिल्कुल प्लेन होती है ये चीज़, बिल्कुल प्लेन। कई बार नाक ऐसे उभरी हुई नहीं दिखता ही नहीं, इमेजिनेबल नहीं होती। कई बार बहुत ज़्यादा पास से कोई चीज़ आप देख लो ना तो बिल्कुल ऐसे साफ होता है प्लेन। तो बीच वाले जो वो भाई वो बता रहा है, कहना मैं जब आया हूँ ना तो ये इसकी आदत बन गई थी सास के साथ सोने की। कहना मैं अकेला नीचे सोया हुआ था, कहना मेरे साथ आके सो गई बिना शक्ल की चीज़। मैं कहा बिना शक्ल की? कहता बिल्कुल प्लेन था भाई, बिल्कुल प्लेन। और घुंघरुओं की आवाज़ सारे घर में रोज़ आती है, सीढ़ियों पे चढ़ती हुई, ऊपर से लेकर नीचे तक, छन 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 छन, ऊपर से फिर नीचे तक भाई, मतलब। और उसके बाद ना अब पापा उनके बोले, कहते मैं जा रहा हूँ थोड़े दिन के लिए बाहर। फादर बाहर चला गया। उसी दिन रात को ना तीनों भाई, वो कह रहे फैमिली हम ना सारी एक ही फ्लोर पे इकट्ठे हो गए हैं, अब सारे नीचे गद्दे बिछा लेते हैं, सबके साथ कुछ ना डरे हुए हैं सबके साथ। हाँ, तो भाई वो बता रहे हैं कि आवाज़ आया। अब जिम्मी और एक जो बीच वाला भाई है लखविंदर नाम है, लखा, पहले भाई लखे मिमिक की बात कर रहा था ना, वो बाहर वाले बाड़े के अंदर से ना आके आवाज़ आई, लखे गेट खोलो। फादर की आवाज़ बिल्कुल सेम। कहता भाई लखा उठ गया। उसने दूसरे भाई को, उठ यार, कहता आवाज़ आ रही है। कहता पागल हो गया, तेनों नींद चाहिए होनी है। उसने बोला, कहता नहीं यार मैंने आवाज़ आई है, लखे उठ गेट खोल। वो बात ही कर रहे थे अभी, जिम्मी जिम्मी तू खोल दे। वो जो परेशान हो, अब एक साथ आ, हाँ, अब दूसरे भाई का नाम लेके आवाज़ आई, बाप की आवाज़ में भाई। अब माँ उधर से माँ उठ गई। अब ये फैमिली सारी पास बैठी थी जब ये बातें हो रही थी भाई, सारी फैमिली पास बैठी हुई। वो बोली, माँ बोली कि तेरे, वो कहता मम्मी डैडी आ गया। कहती तेरे डैडी का आना सवाल ही नहीं पैदा होता, डैडी तेरा 5 दिन बाद आएगा। कहते गेट ना खोले, भुल के भी गेट ना खोले। भाई उन्होंने गेट नहीं खोला। अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने फ़ोन करा कि वो बाबा बुला लिया, कोई पीर था गांव में, गद्दी थी कोई। वो उसने क्या करा, वो ना बांध के चला गया घर। अब बंधन ना करवाना नहीं चाहिए भाई, अगर घर के अंदर एंटिटी हो ना, भूल के भी बंधन नहीं करवाना चाहिए। तो वो बाहर नहीं जा पाती, अंदर उद्दम मचा देती है भाई। वो एंटिटीज़ की आदत होती है, वो फेरा लेती है रात को सारी चीज़ का ना। पर यहाँ तो अंदर भी है बाहर भी है, जो कह रहा गेट खोल। बाहर से रात को आके कोई चीज़ आवाज़ें लगाती है सामने टिब्बों से। अंदर 2 लड़का लड़की है भाई घर के अंदर। लड़का लड़की किसी को वैसे तंग नहीं कर रहे, बस तंग नहीं, उनकी मूवमेंट दिखती है भाई। हाँ। और वो गोदी में सहला कौन रहा था, वो लड़के की एंटिटी कर रही वो लड़का लड़की की एंटिटी कर रही थी। अब भाई क्या हुआ, अब मेरे को ना तब उस टाइम में ना ये जरूर पता लड़का लड़की की एंटिटी है। मैं कहा भाई जवान मुंडा कुड़ी ने
मैंने उनको बोला था, मैं कहा पता करो कौन है क्या है। जिनसे पहले घर था ना वो पता करवाया उन्होंने, वो बोले कि भाई ये रहते हैं भीलवाड़ा कोई जगह है। मैंने कहा भाई भीलवाड़ा रहते हैं तो पता करवाओ। कहते यार ये तो मतलब दूध का काम है इनका, तो ये तो चलते फिरते रहते हैं। मैंने कहा भाई पता करवाओ इनका, ये बता पाएंगे भाई क्या मसला है। क्योंकि आप नहीं, मैं जैसे बताता हूँ भाई, एड्रेस किए बिना नहीं निकाल सकते चीज़ को। जब आपको पता ही नहीं ना फोरग्राउंड क्या है उसका, नहीं निकाल सकते। वो बहुत डरा देगी आपको, क्योंकि आपको अब मुझे पता है यार फलानी चीज़ की एंटिटी है, मुझे ये भी पता होगा उसके डर क्या है, उसके साथ हुआ क्या है। हम कुछ भी इमोशनल एस्पेक्ट लेके छेड़ सकते हैं उसको, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं कहा ਜਦੋਂ तक वो नहीं पता लगता ना ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ कुछ कर नहीं सकते। तो मीनवाइल ये भी चीज़ चल रही थी, उनके घर पे बाबा बंधन कर गया भाई। ठीक है। और जब बंधन करके गया ना तो रात को ना एकदम से ना वो बोले कि मम्मी और वो भाभी नीचे चीखती हुई नीचे आई हैं कि हमारे कमरे में कोई लड़का खड़ा है, ऊपर लड़का खड़ा कमरे में भाई, वही कपड़ों अब पूरा दिख रहा है। पूरा ऊपर लड़का दिखाना जैसे। एकदम से वो दोनों ऊपर से नीचे चीखती आई भाभी और मम्मी। और सुबह सुबह 3 बजे हुआ ये काम, और भाई दोनों साथ में सो रहे थे इकट्ठे। वो ऊपर उठा, कहना ऊपर जाके देख ना कोई हैगा। और वो उनको ये था शक कि इस तरीके से, कहना मम्मी ऊपर के मैं पहुंच गया। उसकी बहस हो रही है अपनी माँ के साथ। कहती चोर हो सकता है, तू ऊपर क्यों नहीं जा रहा देखने। कहता चोर हैगा तो सीधा ऊपर कैसे पहुंच गया, लैंड ऊपर हेलीकॉप्टर से आएगा चोर। ये चोर नहीं है, कहता आप भी नीचे सो जाओ, चोर चूर नहीं है, वही है साला ऊपर। वो डरता हुआ ऊपर ना जाए भाई। वो बोला कि चलो फाइनली धक्का दे, माँ ने कहा नहीं देख के आ, कोई और ओपरा बंदा हो कुछ कर ले, है ना। तो कहना मैं बाहर निकला हूँ ना, तो मेरा बाथरूम के अंदर सामने वाला जो सीढ़ियों से उतर, मतलब जैसे बंदा कमरे से बाहर निकला सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने लगता, कहना मेरे बाथरूम की लाइट जल रही थी। अब क्या हो रहा है, बाथरूम की लाइट जल रही है और रात को 3 बजे ऐसा लग रहा है कि बाथरूम के अंदर कपड़े धो रहा भाई। कपड़े कैसे ऐसे ऐसे नीचे मारते हैं ना कपड़े, ऐसे आवाजें आ रही है। हाँ, और गाना चल रहा है साथ में, गुनगुना रहा भाई, लड़की गुनगुना रही है प्रॉपर 3 बजे रात को, साथ में आवाज, और लाइट जल रही है। लाइट, और जैसे ही वो बाहर आया ना उसने हेलो ऐसे बोला, लाइट फ्लिकर होके बंद होगी, सीन एकदम शांत, खत्म, वापस से ब्लैक, बिल्कुल खत्म। 1 मिनट पहले ये चल रहा था कि प्रॉपर कोई लेडी अंदर कपड़े धो रही है और साथ में गाना गा रही है भाई। उस रात बोला हमारे घर में इतने सारे इंसिडेंट हुए, इतनी बार इंसिडेंट हुए ना, कहता भाई हम बिल्कुल बोंगे हो गए, सारी फैमिली ऐसे हो गई कि सुबह सुबह कहते 4 बजे नीचे आ गए, चाय बना लो कि बैठते हैं भाई। और सोने का तो और नाम, वो लड़का देखने ही गया वो कमरे में? नहीं वो ऊपर चढ़ा ही नहीं ना, वो वापस भाग के अंदर। अच्छा। हाँ, तो भाई क्या हुआ उसके बाद ना, जैसे वो बता रहे कि उस रात हम सारे आके सुबह सुबह जब तक गुरुद्वारे का स्पीकर नहीं बजा, हम सारी फैमिली आगे नीचे चाय बनाई बैठे रहे डर के। तो उससे अगले दिन एक क्या हुआ, वो बाबे ने ना जैसे एक जंग लगा हुआ कोई चीज़ लेके, तलवार या चाकू लेके आया, उसने ना कांटा हर मतलब दहलीज पे ना कांटा मार दिया। कहता ये कुछ हो जाए, ये दहलीज नहीं पार करनी है आपने। तो जैसे ही कांटा मारा, वो कह रहे हम वैसे भी अपने सिरहाने के नीचे कोई चाकू धर के सो रहा है, कोई क्या धर के, और ना उसके फादर जो थे उनके पास कृपान भी थी, कृपान टांगते थे वो। तो वो बोले मैंने कृपान उतार के वो भी सिरहाने रखी हुई थी अपने, और चाकू भी रखा हुआ था। और कहते रात को वो जो मिमिक की एंटिटी बता रहा था ना, वो बिल्कुल रात को आई, वो बाहर आवाज़ें आने लगी उसकी बाहर वाले आंगन में। और बाहर वाले आंगन में ना मेरे भाई जैसे फूस का वो बना हुआ था शेड, जिसमें वो भैंसें रखी हुई थी, शेड में लगी आग, बाहर वाले शेड में रात को आग लगी। अब आग लगी थोड़ी सी कंट्रोलेबल सिचुएशन वाली। अब वो आग थी कि क्या वो मतलब उसने ऐसा इस तरीके, क्योंकि वो भाई वो कह रहा आग लगी थी, जो बाहर निकला है उस वक्त रात को, होता ना कि मैं बुझा देता हूँ जाके, वो बोल रहा था कहता कुछ करेगी, कुछ भी हो बाहर, चाहे साला वो पर्टिकुलर ये बोल के गया था कि बाहर आग ही लग जाए ना तो बाहर मत निकलना भाई तुम लोग, कि ये मेरा प्रॉपर्टी कुछ रेमेडी चल रही है, जब तक मैं कहूँ मेरे हिसाब से चलना। भाई वो निकल गया बाहर लड़का। तो वो बाबा ने दी गालियाँ उसको सुबह सुबह ना, कि तू वो बाल्टी उठाई पानी पुनी मार दिया, उतने में वो चीज़ें ना छिड़ती हैं ऐसे कि भाई ये भंग कर दी तेरा, मतलब जो भी उसने बना रखा था, कीलन कर रखा था, जो भी होता है। तो मेरे को वो बोला उस टाइम तक, जब कहते भाई एक बाबा ਜਿਹੜੇ बाबा जी को असी इलाज करवाया ना, तुसी वो बाबे ना गल कर लो। अब वो बाबा उनको फैमिली को बता के नहीं गया ये चीज़, क्योंकि वो बाबा ना इस तरह के, मतलब बाबे का रवैया ये था कि भाई ये सारे पागल है, सारी फैमिली नहीं मानेंगे, हाँ ये बात नहीं मानते। तो मैंने उनका नंबर लिया,
वो फ़ोन करा, वो बाबा बिल्कुल देसी, वो पता नहीं वो हेलो ही नहीं बोलता था फ़ोन पे, वो कुछ और ही बोलता था। तो मैंने कहा क्या कहता, मुंडा कुड़ी दबे हुए ने उत्थे मार के। उसने बताया कि एक लड़की और एक लड़का मिलने आया था रात को भाई लड़की को, तो फैमिली ने इकट्ठे हुए और मार के ना लड़के को, अपनी लड़की को भी मार दिया, वही दबा दिया उसको, गलत हालत में पकड़े गए थे। और भाई लड़की के कपड़े भी साथ में ही, लड़की का सामान भी साथ में ही, सारा उसी घर में दबा दिया। हाँ। और भाई इससे पहले दूध वाले जो फैमिली, हाँ वही फैमिली ने। और भाई रात को जैसे होता है ना, जिसने मारा दबाया होगा मेन कल्प्रिट, वो निकल गया अपना। थोड़े दिन बाद फैमिली भी पलायन कर गई वहाँ से, घर गुर उसके बाद बेचने पे जैसे लगा रखा होगा घर, तो ये काम हुआ। तो अब ये क्या होता है ना, अब जवान मौत है और लड़की की है भाई, और लड़का, दोनों जवान मौत में ना भाई, अब मेरी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब हनुमान साधना में ना कुछ ऐसी चीज़ें जैसे प्रेडिक्शंस हैं, आप कर सकते हो, पुष्टियाँ कर सकते हो, लोगों को प्रॉब्लम क्या है, रेमेडीज़ दे सकते हो। बट इसमें ना अब जवान आत्मा जो होती है उनमें बहुत ज़्यादा तमन्ना होती है जीने की भाई, सबसे बड़ी बात। तो ऐसी जो एंटिटीज़ होती है ना, इनमें रेज बहुत ज़्यादा होता है भाई, और ये ठीक ठाक बंदे को घुमा देती हैं और बुरे हाल कर देती हैं, मतलब साथ चल पड़ती हैं बंदे के। तो मैंने इन्वॉल्व किया अपने सीनियर, जो जिसकी मैं बात अभी करना चाह रहा हूँ, मेरे गुरु को। उन्होंने बोला कि भाई ये भैरव साधना, अब मेरा क्या है ना, काल भैरव साधना करता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ अभी। तो इससे ना अभी एक्सपेरिमेंटल वे में अभी पंगा लिया नहीं, कभी भी नहीं लिया। अभी क्या, अभी ना रियलाइज़ ही हुआ है कि इस साधना की पावर क्या है, इसमें हीट कितनी है, सच बता रहा हूँ। तो इसको आजमाने की तो बात ही नहीं है, अभी ऐसा सीन ही नहीं है। तो मैंने बोला गुरुजी ऐसे ऐसे करके भैरव साधना से, कहते जाएगी उसी से, तामसिक तरीके से ही जाएगी। अब भैरव साधना में ना भाई भोग भी लगता है और तामसिक लगता है। क्या भोग लगता है? ये बलि वगैरह होती है क्या? सैक्रिफाइस भी होता है, और हाँ बलि, बकरे की भी बलि चलती है उसमें, शराब भी चलती है, सब कुछ चलता है, तामसिक भोग चलते हैं भैरव साधना में। तो भाई बाबा जी ने बात करी हमसे, वो बोला कि ऐसे ऐसे करके, कि मैंने कीलन करा था, बंधन किया था, पता चला एक इनको बाहर की एंटिटी, अगले दिन कहता अंदर की पता चला, कहता ये सही तरह मेरे को इन्होंने गाइड ही नहीं करा, नहीं तो मैं उस हिसाब से करता। मेरे गुरु ने बाबा को गालियाँ दी भी, साले तू पागल है कि तू अंदर कीलन कर रहा है, कि मतलब एक एनर्जी को पहले टैकल किया जाए, बाहर वाली तो अपने आप जाएगी कहते। तो भाई क्या हुआ, गुरुजी ने ना बोले कि इनका ये सामान है, ये सामग्री है, और फैमिली को बोल दियो कि बाबे वाली मेरे साथ ना करें। हाँ बाहर निकलना, कि कमरे से भी बाहर नहीं निकलेंगे, कमरे से भी बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ भी होता रहे। कहते कमरे में एंटिटी भी आ गई ना, तब भी बाहर नहीं निकलना भाई डर के। तो भाई बात हुई जैसे शाम को ना 6:45-7 बजे के आसपास गुरुजी ने फ़ोन किया कि भाई मैं अभी क्रिया पे बैठूंगा, और अपने वहीं से हाँ। तो होता क्या है, भैरव साधना है ना भाई, आप भाव लेकर किसी का भी कहीं भी बैठा हो बंदा, और पता है आपको काल भैरव जो है वो प्रेतों की ना मेरे भाई मतलब बंद जाती है उनको देख के। कोई भी डीएटी चलती है, पॉजिटिव डीएटी, उनके साथ काल भैरव चलते हैं। काल भैरव होते किस लिए, आप भैरव मंदिर देख लो यार, हर मंदिर के साथ वैष्णो देवी माता जाओगे, भैरव मंदिर है ना हर जगह। पता क्यों है, भैरव होता है पहरेदार भाई, और प्रेतों को पास भी नहीं आने देता, और हैं भी प्रेत इन्हीं के सारे। तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैं कहा कहते देखता जा, ये भैरव का क्या होता है ना, कुछ सिग्निफिकेंट सब बंदे रिलेट कर पाएंगे। अब साधना चल रही थी ना, जब हमने भोग उन्होंने भी भोग करे, सारा कुछ करके अपना कमरे बंद रात को। भाई मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी मीनवाइल जिम्मी के साथ, लड़के के साथ। वो बोला भाई गेट खड़कना शुरू हुआ है 7 बजे, और रात को 11:30 बजे गेट बंद हुआ है, खड़कना बंद हुआ भाई, दौड़ करके गेट भाई। और गुरुजी ने ना चीज़ें बोली यहाँ बैठे बैठे, कहते उनसे उसको लड़के को फ़ोन पे पूछ कि क्या मतलब उसको क्या लग रहा है अभी। उसको ना लड़का वो कहता मैं कमरे के अंदर अपने कमरे से गेट के नीचे लेट के देख रहा हूँ क्या था। कहता श्वान भी बोल सकते हैं, शॉन भी बोल सकते हैं, डॉग होता है ना जो भैरव बाबा का, भाई साहब मैसिव काला डॉग, जो कि मैंने भी नहीं इमेजिन किया। वो लड़के ने कहता साढ़े घरे कुत्ता आया, कहता पूरे कहता 9-9:30 बजे बाहरों अंदर आया। कहता पौड़ी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था ना जब भाई, तो पता चल रहा था कि कोई चीज़ शेर के बराबर की चीज़ अंदर घर में घुसी है भाई। और उसके बाद भाई साहब चीखें पड़ी हैं घर के अंदर, वो लड़के की और वो लड़की की आवाज़ें आई हैं, प्रॉपर आवाज़ें आई हैं। हाँ इलाज चल रहा है, इलाज क्या खा जाता है ना, वो ग्रहण कर जाते हैं भाई। वो ले गए अपने साथ का दरवेश है ना जो भैरव बाबा का, वो ग्रहण खा जाता है। वो कहता प्रॉपर आवाज़ आई है जैसे खा लिया हो किसी ने,
और सुबह तक कहना, रात की बात कर रहे थे पहले बाबा जी, हमें चुल हो रही थी, बाहर निकले, कहते सुबह तक हमारी हिम्मत नहीं हुई बाहर निकलने की, कि भाई कुत्ते की नज़र हम पे पड़ेगी ना, जिस हिसाब का पंजा है कुत्ते का। अब देखो उस बंदे को, अब वो फिजिकल वर्ड में तो नहीं आया ना डॉग वहाँ पे, अब उस लड़के को वो मतलब ये रियलाइजेशन हुआ कि सीढ़ियों में से डॉग चढ़ के ऊपर गया, और डॉग भी कोई आम डॉग, आप इमेजिन करोगे वो काल भैरव का जो उनकी सवारी है वो किस लेवल की, किस तरीके की होती होगी। तो वहाँ पे एक हवेली है और वो काफ़ी ज़्यादा पहुँचे हुए लोग थे। 16-17 लोगों का एक परिवार रहता था। उनका उन्होंने किस्सा मेरे साथ शेयर किया था। तो था क्या कि वहाँ पे एक वो फैमिली में ना जॉइंट फैमिली थी वो बेसिकली। तो उनके दादा-दादी, उनके 3 लड़के, उनकी बहुएँ और उनके बच्चे, इस तरीके से था। तो काफ़ी साल हो गए थे वो लोग वहीं पे रहते थे। अब हुआ क्या कि क्योंकि उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए थे और गाँव में उतनी ज़्यादा एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, शहर शिफ्ट हो जाते हैं। शहर में जाके हमें थोड़ा अच्छा एजुकेशन का बच्चों के लिए स्कोप मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अब इतनी बड़ी हवेली है तो उसको छोड़ भी नहीं सकते। तो इन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। साइड बाय साइड हवेली के लिए भी हम कुछ देख लेंगे कि हवेली की भी देख-रेख होती रहे या केयर टेकर रख लेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। अब मुंबई तो शिफ्ट हो जाते हैं, अब इनके दिमाग में यही था कि हवेली का क्या करना है। तब जो दादा-दादी हैं वो बोलते हैं कि हवेली यूज़ में आती रहेगी, तो हम एक काम करते हैं, हम जितने भी वहाँ के जो ज़मींदार वगैरह जितने भी लोग हैं उनको बोलते हैं कि आपका कोई भी फंक्शन होगा, शादी-ब्याह कुछ भी ऐसा बड़ा फंक्शन होगा, तो आप हमारी हवेली ले सकते हो, मतलब आप हमारी हवेली में करते रहना। तो इसके हिसाब से उनकी हवेली भी यूज़ होती रहेगी, ये सब चीज़ें ऐसी रही। तो इन्होंने ऐसी खबर वहाँ पे पहुँचा दी। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, स्टार्ट होनी शुरू हो गई, जितने भी लोगों की शादी-ब्याह इस तरीके की चीज़ें होती थी, वहाँ पे उन्होंने करनी शुरू कर दी। अब देखते हैं कि कुछ टाइम बीतता है, 4-5 महीने बीतते हैं, लोग आए दिन कोई ना कोई, किसी की शादी हो रही है, कभी किसी के अलग-अलग सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, बच्चों के सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। अब उनके पास एक न्यूज़ पहुँचती है कि अभी जो रिसेंटली शादी हुई थी, वहाँ हवेली में जिसका फंक्शन था, जो मेन ऑर्गेनाइज़र था, सिलेंडर फटा था और वो जो मेन ऑर्गेनाइज़र था, वो ऑन द स्पॉट मर गया था। इनको ये न्यूज़ पता चली। तो इन्होंने क्या किया, वही उसको जो सहानुभूति वगैरह और थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कंपनसेशन भी दे दिया था कि हमारी प्रॉपर्टी में ऐसा हुआ है, तो ऐसा-ऐसा करा। अब क्या हुआ, इन्होंने वो चीज़ जारी होती गई, ठीक है? तो अब क्या हुआ, जैसे ही कुछ टाइम बीता, 1-2 महीने और बीते, अब वहाँ पे उन्होंने नोटिस किया कि जो भी मेन लोग होते थे, जिनका भी जो मेन ऑर्गेनाइज़ करवाते थे, उनके साथ हादसे होते थे, बाकी के लोगों को कुछ नहीं होता था। तो एक बार ऐसा इंसिडेंट, जो साधक थे उन्होंने मेरे को ये भी बताया था कि एक इंसान वहाँ पे और था जिसकी इलेक्ट्रिक शॉक से मौत हो गई थी। ये सिलेंडर वाले केस के बाद हुआ। बाद में हुआ था और हो सिर्फ़ उन्हीं के साथ रहा था जो कि मेन ओनर्स थे, जो कि वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाते थे। और कुछ टाइम ऐसा भी होता था कि जैसे किसी के साथ जैसे डेथ नहीं हुई तो किसी का एक्सीडेंट हो गया। वहाँ से फंक्शन खत्म करते वक़्त जैसे वो वापस लौट रहे थे तब एक्सीडेंट हो गया। तो ये चीज़ें जो हो रही थी ये सिर्फ़ मेन लोगों के साथ हो रही थी। अब इन्हें पता चलती है और इन्हें कहीं न कहीं ये चीज़ अजीब भी लगती है कि बाकी लोगों को कुछ नहीं होता और सिर्फ़ इन्हें होता है। तो सादिक ने भी जब ये बात सुनी थी, इनको भी थोड़ा अजीब-सा लगा था। तो अब क्या हुआ था कि जो चीज़ें इधर हो रही थी, कुछ न कुछ इसके जो इम्पैक्ट्स थे वो इनकी फैमिली पे भी पड़ने लग गए मुंबई थे, में। मुंबई में। हुआ क्या कि जो इनका जो बड़ा बेटा था और उसकी जो बेटी थी, वो 6-7 साल की रही होगी लगभग। इसकी बेटी की ना धीरे-धीरे तबीयत खराब होती चली गई। तब इसकी बेटी, जो सादक बताए थे ना, उन्होंने मेरे को बाकायदा फ़ोटो दिखाए थे। तो वो लड़की के ना हाथ-पैरों पे ना वो इतना ज़ोर से काटती थी, उसके बाकायदा मेरे को उन्होंने फ़ोटो शेयर करे थे। अपने आप को बहुत ज़ोर-ज़ोर से उसने काटना शुरू कर दिया, उसकी पूरी बॉडी पे उसके काटने के निशान थे। अच्छा, वो खुद ही काटती। खुद ही काटती थी और बहुत एग्रेसिव तरीके से काटती थी अपने आप को। तो शुरू में तो किसी को समझ नहीं आता था, शुरू में ये डॉक्टर्स को दिखाते थे, क्योंकि वो शहर के डॉक्टर्स थे, तो डॉक्टर्स ये कहते थे कि हो सकता है बच्चे को आप ज़्यादा स्क्रीन दे रहे हो या बच्चे को आप ज़्यादा शुगर दे रहे हो। ये चीज़ें हो सकती है जो बच्चे को अंदर से स्पाइक करती हैं और बच्चा ओवर ये सब चीज़ें कर रहा है। तो ऐसे-ऐसे करा, 2-3 महीने बच्ची को उन्होंने अपने ट्रीटमेंट्स पे रखा, दवाई देना, थोड़ा ज़्यादा सुलाना, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। एक चीज़ और बताई थी साधक ने ये कि जैसे ही वो बच्ची रात को उठती थी ना, तो वो अपने बालों को नोचती थी और मैं आपको फ़ोटो शेयर करूँगी। वो फ़ोटो में ऐसा है कि उस बच्ची के सर पे किसी-किसी जगह पे बाल नहीं है। वो अपने बालों को नोचती थी, पूरा जड़ से खींच लेती थी। इतना तेज। हाँ, इतना तेज़। तो मैं आपको इसकी फ़ोटो शेयर कर दूँगी बाद में। तो उसके सर पे ना बहुत सारी जगह पे बाल नहीं थे, वो अपने आप को खींचती थी। एक चीज़ उसके साथ और शुरू हो गई थी
घर में जितने कीड़े-मकोड़े थे, जैसे अगर उसे कहीं कॉकरोच दिख गया या उसे कहीं चूहा दिख गया, तो वो उनको पकड़ लेती थी और मतलब खाने की कोशिश करती थी। अब ये सब जब चीज़ें हो रही थी, तब उसके दादा-दादी कहीं न कहीं ये चीज़ समझ रहे थे कि ये वाली चीज़ें भी नॉर्मल नहीं है। इसके साथ ही साथ उसके पापा की भी धीरे-धीरे करके तबीयत खराब होती गई। अब वहाँ पे जितने भी जो शादी-ब्याह, अब क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ पे लोग आते नहीं थे, क्योंकि सबको पता चल गया था कि कुछ ना कुछ इनके साथ चीज़ें होती जा रही हैं। तो इन्होंने क्या करा कि कुछ टाइम के लिए तो बुकिंग्स बंद कर दिया था कि आप एक काम करो, अभी कुछ मत करो। लेकिन एक फैमिली और थी, उसने इनसे हाथ-पैर जोड़े थे कि हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है, तो आप अपनी जगह दे दो हमें। तो इन्होंने वहाँ पे शादी ऑर्गेनाइज़ करवाई थी। वहाँ उनके साथ हुआ कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि पूरी शादी के ना हमें आस-पास में जहाँ हमने टेंट लगाया था, वहाँ एक बच्चा रोता हुआ घूम रहा था। एक बच्चा दिखाई देता था और ये चीज़ इन्होंने साधक को भी बताई थी और ये चीज़ जितने भी गाँव में जितने भी फंक्शंस लोगों ने करे हैं, ये चीज़ वो इसके दादा-दादी को कॉल करके भी बताते थे कि हमें इस लोकेशन में ना जहाँ पे भी होता है बच्चा दिखता है। और एक चीज़ उन्होंने और बताई थी कि जो लोग सर्वाइव कर गए, जो लोग बच गए, उन्होंने ये बताया कि जैसे एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी के आगे आ गया था और उसने ये बोला था कि अगर ये बच्चा मुझे धक्का नहीं देता, तो मैं नहीं गिरता। अच्छा। तो उनको कोई बच्चा दिखता था। ये चीज़ इन्होंने बताई। अब वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे थे क्योंकि कहीं न कहीं इनकी अपनी ही फैमिली में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो गई थी। अब धीरे-धीरे करके इन्होंने देखा कि इनको ना फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा दिक्कत शुरू हो गई क्योंकि कहीं न कहीं एक इनकम सोर्स जो इनका था हवेली वाला, वो इनका बंद हो गया था और शहर में इतनी ज़्यादा कमाई नहीं थी। एक लिमिटेड ही जो ये जॉब करते थे इनके बेटे-वेटे, एक लिमिटेड सैलरी थी। अब इसके पापा की जो थी ना तबीयत खराब में होता क्या था, इसके पापा को ना अचानक से साँस चढ़ जाती थी। साँस चढ़ जाती थी। एक बार इन्होंने इंसिडेंट बताया था, एक वीडियो भी था, सादिक ने मेरे को दिखाया था कि इसके पापा को ना उसकी वाइफ़ बना रही थी वीडियो। उसके पापा ना बैठे-बैठे बहुत तेज़ उसको साँस चढ़नी शुरू हो गई। अब इतनी ज़्यादा वो मतलब ऐसे हो गया था ना कि जितने भी फैमिली के लोग थे ना, उन्होंने हाथ-पैर मलने शुरू कर दिए, पीठ मलनी शुरू कर दी। बट उनको ना बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से वो एकदम ऐसा हो रहा था कि उनको साँस नहीं आ रही, बहुत रेस्टलेसनेस हो रही थी। तब ये उनको हॉस्पिटल लेके गए थे और हॉस्पिटल में देखा था, चेकअप-वेकअप किया था। कोरोना का टाइम चल रहा था उस टाइम पे। चेकअप किया था, इनको कोरोना बताया कि हो सकता है कोरोना है, टेस्ट वगैरह किए बट सब कुछ नॉर्मल था। और वहाँ जाके भी इनको कोशिश करी थी बचाने की, वेंटिलेटर पे रहे थे ये 2 दिन, लेकिन ये उसके बाद गुज़र गए थे, ये नहीं बचे थे। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनको शुरू-शुरू में ऐसा होता था कि इनको साँस चढ़ती-उतरती रहती थी, साँस बहुत दिक्कत होती थी इनको। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था कि इनको साँस बहुत तेज़-तेज़ चढ़ने लग जाती थी। तो वहाँ से फिर इनको मतलब होता है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कि इनको साँस ही नहीं आती थी। तो साँस नहीं आएगी तो वो तो वैसे ही मर जाएगा, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हो जाती थी। थक-हार के फिर इन्होंने डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने एडमिट करके 2 दिन इनको वेंटिलेटर पे भी रखा था बट ये चल बसे थे। अच्छा, मीनवाइल हवेली में कुछ लोगों के साथ हो रहा था वहाँ पर? उनको बच्चा दिख रहा था दोबारा? जिनके साथ जिन्होंने फंक्शंस किए हैं, उनके साथ ये चीज़ें हुई थी। मतलब जिन-जिन के भी वहाँ पे फंक्शंस हो रखे हैं, उनका ये सेम चीज़ था कि उनको वहाँ पे कोई बच्चा दिखता था, ऐसा था। तो अब होता क्या था कि मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पे क्या हुआ था, इसकी जो बेटी थी, जो दादा-दादी के जो बड़े बेटे की जो बेटी थी, उसके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा खराब होते चले गए। अब वहाँ पे हवेली पे इनके जितने भी लोग थे, बुकिंग्स वगैरह बंद हो गई थी। अब वहाँ पे इनकी कोई बुकिंग नहीं होती थी, तो वहाँ से जो भी इनको थोड़ी बहुत अर्निंग आती थी, वो भी बंद हो गई थी। यहाँ पे इनका जो बेटा था, वो खत्म हो चुका था। तो अब यहाँ से इनको धीरे-धीरे करके ये चीज़ें समझ आने लगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और अब हमें इस पॉइंट पे दिखा लेना चाहिए, इससे पहले कि कुछ और ज़्यादा नुकसान हो। तो इन्होंने क्या किया, एक सोखा को बुलाया था। सोखा जैसे हमारे में भगत बोलते हैं, गाँव में किसी-किसी जगह पे सोखा बोला जाता है इस चीज़ को। तो इन्होंने एक सोखा को बुलाया, तो वो सोखा आए और सोखा ने जितने भी लोग थे उन सबको बुलाया, देखा और अपना जो भी इन्होंने करा और कह के बोल के गए थे कि तुम्हारे घर के जो ऊत-पित्र हैं, वो नाराज़ है। तो जिसकी वज़ह से ये सब चीज़ें तुम्हें इफ़ेक्ट कर रही है। ऐसा नहीं है तुम पे किसी ने क्रिया करी है या कोई काला जादू की है, वो ऊत-पितरों की वज़ह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अमावस को पितरों का जो भी पिंडदान होता है वो करवाते हैं, अमावस की तिथि को ये इनके पितरों को पुजवाते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हें ये मैंने तुम्हारा जो सॉल्यूशन है ये कर दिया है, अब तुम्हें आराम मिलेगा लेकिन अपने पितरों का टाइम टू टाइम ये सब चीज़ें तुम करते रहना। ऐसा बोल के वो चले जाते हैं। 1 महीना बीतता है लेकिन वो चीज़ें जो हो रही थी, वो होती रहती है। उल्टा अब कुछ चीज़ें और ज़्यादा खराब हो जाती है। अब इनके घर में नॉर्मल जो घर में झगड़े होते हैं ना, वो सब चीज़ें भी होनी शुरू हो गई थी। जो 3 भाई आराम से रहते थे, अब उसमें से 1 तो खत्म हो गए थे और बाकी के 2 भाइयों ने फैसला करा था कि अब हम अलग हो जाएँगे, हम एक घर में नहीं रह सकते।
तो ऐसा करके धीरे-धीरे करके इनका परिवार भी टूटता चला गया। इसके दादा-दादी कहीं न कहीं स्ट्रेस में थे और इसके दादा-दादी समझ रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमें परेशान कर रही है और ये जो सोखा आए थे, ये नहीं करवा पाए उस चीज़ को सही। ऐसे ही इन्होंने मुंबई में एक पंडित से भी बात करी थी। वो पंडित से जब ये पूछते हैं, वो पंडित भी इनको बताते हैं, कुछ रेमेडीज़ बताते हैं कि आपका ये खराब है, वो खराब है। इस तरीके से 4-5 ग्रह बता देते हैं खराब है आपके परिवार के। आप ये रेमेडीज़ करो, आपको सही हो जाएगा सब। बट उसके बाद भी ये चीज़ें नहीं होती क्योंकि ये जो चीज़ें थी, कोई ग्रह वगैरह से खराब नहीं थी, इसका पीछे जो रीज़न था वो कुछ और ही था। उसके बाद में इन्हें किसी ने बताया था, जिन सोखा की मैं बात कर रही हूँ, जो भगत है, जो मेरे नोन में है, उसके बारे में उनके बारे में इनको बताया था किसी ने कि आप एक बार इनसे बात करो। अब अच्छा। इनकी दिक्कत ये थी कि ये जाते नहीं थे, किसी जगह पे ट्रैवल नहीं करते थे। बहुत रेयर अगर कोई केस ऐसा है जाने वाला लग रहा है तो ये जाते थे, नहीं तो इनकी जगह पे इनके शिष्य जाते थे। तो इनको जब बात की गई, इनसे बात की गई, इनके पास ना काली माँ की सिद्धियाँ हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कुछ भगत से थोड़ा ऊपर लेवल पे इनकी जो सिद्धियाँ हैं वो है, काम करती हैं। तो ये जब उनके घर गए थे, घर में पूछा तो बताया कि जो दादा-दादी थे उनको बैठाया और पूरे परिवार को बोला कि आप एक बार पूरे परिवार को मेरे से मिलवा दो, मैं जानना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। तब बताया कि हमारा हवेली में ऐसा-ऐसा बहुत बड़ा पहले हमारी हवेली में रहते थे हम, काम-वाम था। उसके बाद शहर शिफ्ट हो गए, हमने हवेली को दे दिया शादी-ब्याह के लिए, बट वहाँ पे ऐसे-ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। हमारा लड़का इसी चीज़ में खत्म हो गया और जो मेरी पोती है वो अभी तक भी परेशान है। अभी तक भी वो सही नहीं हुई है। डॉक्टर्स को दिखा लिया, 1-2 सोखा को दिखा लिया, पंडितों को दिखा लिया, वो नहीं सही हो रही। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास काली माँ की सिद्धि है, तो वो माँ से पूछ के कि माँ मदद करो और मुझे गाइड करो कि क्या-क्या चीज़ें हैं। तब वो कहीं न कहीं से उनको ये चीज़ों के सॉल्यूशंस मिलते हैं और वो बताते हैं कि जो आपकी ये चीज़ है, वो यहाँ से नहीं जुड़ी है। इसका जो स्रोत है, ये जो चीज़ आपके साथ जुड़ी गई है, उसका जो मेन जो पॉइंट है, जो जड़ है, वो ये नहीं है, वो कोई और की है। तब वो बताते हैं कि हम हवेली में रहा करते थे, जो भी उन्होंने बताया था। तब वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं आपके साथ वो हवेली जाना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ वहाँ से आपके पास बंध के आई हो। 1-2 दिन लगाते हैं और ये सोखा जो भगत हैं, इनके साथ और ये पूरी फैमिली वहाँ हवेली में जाते हैं। अब हवेली जाते हैं और जो हवेली जिस क्षण ये हवेली में एंटर करते हैं, जो इनकी जो सिद्धि है, जो काली माँ है, वो इनको सब सैंध रूप से बता देती है कि इनके साथ क्या-क्या चीज़ें हुई हैं और इनके साथ ऐसा-ऐसा हो क्यों रहा है। तब वो क्या करते हैं, अब ये सोखा जो होते हैं भगत, ये सब समझ चुके हैं कि इनके साथ ऐसा-ऐसा क्यों हुआ है। तो मेरी जब बात हुई थी तब मैंने उनसे पूछा था, मैंने भी ये जानना था कि क्यों हुआ, तब उन्होंने मेरे को बताया था कि इन्होंने ना कुछ ऐसी गलती कर दी थी, कुछ ऐसी चीज़ करती थी जो नॉर्मली लोगों को नहीं करनी चाहिए, जो जिससे कि उनके साथ ये चीज़ें हुई थी। इन्होंने दादी-दादा को बिठाया, इन्होंने दादी-दादा से पूछा कि आप एक बात बताओ, अगर कोई मर जाता है, तो हम उसकी डेड बॉडी का क्या करते हैं? इन्होंने बोला कि श्राद्ध करेंगे, पिंड दान करेंगे और वही जलाएँगे जो हम नॉर्मली करते हैं। कहते हैं, "ठीक है, तो आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों गलती कर दी?" ये चीज़ सुनने के बाद उनकी जो वाइफ़ होती है, जो बड़े लड़के की बीवी होती है, वो खड़े होके रोना शुरू कर देती है क्योंकि वो समझ जाती है कि ये जो सोखा है, जो भगत है, ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। रो रही होती है बहुत ज़ोर से। वो भगत जो होते हैं, वो दादा-दादी की तरफ देखते हैं और वो दादा-दादी ने उस टाइम पे एकदम दोनों ऐसे हाथ जोड़ के उनके पास, उनके चरणों में बैठ जाते हैं क्योंकि वो भी समझ जाते हैं कि उनसे क्या गलती हुई थी। अब इन्होंने बताया था कि इनसे हुआ क्या था कि इनका जो बेटा था और जो इनकी जो वाइफ़ थी, बड़ी बहू थी, ये प्रेग्नेंट थी। तो ये कुछ 7 मंथ्स प्रेग्नेंट रही होगी। इनका जो बच्चा था ना, वो खराब हो गया था। डॉक्टर ने बोला था आपको बच्चा अबॉर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि परिवार का पहला चिराग था, बड़े बेटे का पहला बच्चा था। लड़का-लड़की वो मैटर नहीं करता, पहला बच्चा था। तो इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी थी कि आप एक काम करो, वो डेड बॉडी ना हमें दे दो, हम उसे घर लेके जाएँगे और अंतिम संस्कार हम अपने तरीके से करना चाहेंगे क्योंकि हमारे वंश का पहला बच्चा था ये। डॉक्टर्स ने ठीक है रिक्वेस्ट करने पे वो डेड बॉडी जो थी बच्चे की, 7 महीने का बच्चा था, वो इनको दे दी थी। इन्होंने क्या किया था, बोल के तो आए थे बट इसका बच्चे का कुछ किया नहीं था, लाड-प्यार करके वही डेड बॉडी को करके हवेली के साइड में ही ना इनके छोटा-सा खेत था, खाली रहता था, वहाँ पे इन्होंने दफना दिया था, बिल्कुल हवेली के बगल में। और दफनाने की वजह ये थी कि ये चाहते थे कि क्योंकि कहीं न कहीं जब वो प्रेग्नेंट की थी ना, न्यूज़ आई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, परिवार का प्रेम उस बच्चे से तभी बंध गया था। तो इन्होंने क्या करा था, उस मोह के चक्कर से हवेली के एकदम साइड में उस बच्चे को दफना दिया था। अब हुआ क्या, कहानी यहाँ पे भी नहीं रुकी थी, चीज़ यहाँ से भी नहीं हुई थी, ये चीज़ें वो बच्चा नहीं कर रहा था। इन्हें लगा था कि वो गलती की वजह से ये जो बच्चे के साथ इन्होंने करा है, ये बच्चा करवा रहा था। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, आत्मा की भी उम्र बढ़ती है।
उस आत्मा को कोई श्राद्ध नहीं किया गया था, कोई क्रियाक्रम नहीं किया गया था, तो वो अभी उसी योनि में थी। उसकी भी उम्र बढ़ रही थी। हुआ क्या, तब इन्होंने बताया था कि इसकी जो दादी थी, उनकी जो जेठानी थी, इनका बहुत साल पुराना एक प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट था उस हवेली को लेके। जिसके बाद हवेली इन्हीं के हिस्से में आई थी। जिसकी वजह से वो जो जेठानी थी, वो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा चिढ़ के उन्होंने ये बोला था कि मैं तुम्हारा पूरा का पूरा वंश खत्म कर दूँगी। और वो तंत्र विद्या करती थी और श्मशान क्रियाएँ करवाया करती थी। और गाँव में ये बात सबको पता थी। वो क्या करती थी, घर के थोड़ा दूर, हवेली से थोड़ा दूर इनके वहाँ पे एक झील थी। घर से वो साधक बताते हैं कि आसपास के लोग भी ये बताते हैं, बिल्कुल सच्ची बात है, कि वो औरत रात को नग्न अवस्था में घर से, हवेली से उस नदी के पास जाती थी और वहाँ बैठकर क्रियाएँ करा करती थी। और और ये चीज़ सबको पता थी उस गाँव में, जिसकी वजह से वो उससे बात नहीं करते थे। और वो औरत कहाँ रहती थी किसी को नहीं पता था, क्योंकि वो गाँव छोड़ चुकी थी। गाँव वालों ने मना कर दिया था कि आप नहीं रह सकते हो। इसी वजह से उनके खुद के परिवार वालों ने भी इनसे रिश्ता तोड़ दिया था। उस औरत ने इसकी बहू का जो बच्चा है वो खराब करवाया था। साधना करवाई थी कि इसकी जो बेटी का वंश है वो आगे ना बढ़े, और उसी ने इसके लड़के को मरवाया था। और उसने क्या करवाया था, रात में जब इसको खबर पता चली कि इन्होंने बच्चा गाड़ दिया है, कुछ दिन के बाद इसने वो डेड बॉडी को निकाली थी और कुछ क्रियाएँ करवाई थी, काली क्रियाएँ करवाई थी, जिसकी मदद से वो बच्चे की आत्मा के साथ इसने 2 प्रेत की आत्मा जोड़ दी थी। तो करता ये बच्चा था, लेकिन वो 2 प्रेत करवा रहे थे इससे। अच्छा, ऐसा था। तो वो जो लोग बताते थे कि बच्चा दिखता है, तो वो इस बच्चे की आत्मा थी। बाद में तो जो सोखा थे, उन्होंने उस बच्चे को शांति वगैरह सब चीज़ दिलवाई थी, उसका पिंडदान करवाया था बाकायदा, कि बच्चे को मुक्ति मिल जाए। प्रेत वगैरह को तो वो बाद में देख लेंगे। तो बच्चे की सबसे पहले मुक्ति के लिए पूजा-वूजा करी गई। पूरा हवेली को चारों तरफ से कीला गया। कीला गया इन अ सेंस कि कोई भी ऐसी भूत प्रेत, कोई भी ऐसी बाधा है तो इनको इफ़ेक्ट ना करे। और यही वजह थी कि कहीं न कहीं वो चीज़ इनके साथ हार्म कर रही थी। इनका फाइनेंशियली बहुत लॉस होना, इनका परिवार अलग हो जाना, ये सब चीज़ें ऐसी-ऐसी हुई। ये सब चीज़ें इनके साथ होनी शुरू हो और हवेली के अंदर कुछ दबा रखा था उन्होंने, ऐसा कुछ हवेली के मिला अंदर उनको? कुछ नहीं कुछ था। भी नहीं। हवेली के साइड में इन्होंने जो डेड बॉडी दबा रखी थी ना बच्चे की मुँह में आके, वो डेड बॉडी का उसने यूज़ कर लिया था। आपने कभी सुना होगा कि जैसे हमारी फैमिलीज़ में भी आपने सुना होगा कि जब कोई डेड बॉडी होती है और मर जाती है, और जब हम उनको जला के आते हैं, तो कोशिश करते हैं, आजकल तो श्मशान वाले भी ऐसा करते हैं कि पूरी डेड बॉडी को दिखा देते हैं कि पूरी जल गई थी। और कपाल क्रिया भी की जाती है कि सर पे एक लाठी मारी जाती है ना? और बाकायदा जब फूल चुगने जाते हैं ना, फूल चुगने का मतलब जब हड्डियों अस्थियाँ लेने जाते हैं, तो एक आत्माराम होता है, हमारे अंदर होता है बॉडी के। वो आत्माराम भी बाकायदा दिखाया जाता है कि ये आत्माराम है, क्योंकि क्रिया के लिए या तो आपके पास बॉडी होनी चाहिए, या आपके पास आत्मा होना चाहिए, और या फिर आपके पास वो मुंड होना चाहिए, जो सर होना चाहिए। और 7 महीने का बच्चा था, और 7 महीने का बच्चा पूरा बन चुका था, जिसके उसके हेड को यूज़ करके उसने ये सारी तंत्र क्रियाएँ की थी। तो एक तरीके से वो शमशान क्रिया, तंत्र क्रिया, ये सारी चीज़ों में बहुत सालों से थी। तो वहाँ से वो गलती हो गई थी। अगर ये उस बच्चे को अच्छे से विसर्जित कर देते, या इसका कुछ भी कर देते, जलवा देते या डॉक्टर पे ही छोड़ देते, तो भी ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती। तो फिर उन्होंने सोल्यूशन कैसे करा? उन्होंने ये करा कि बच्चे की आत्मा को उन्होंने शांति मुक्ति दिलवा दी। बाद में जो प्रेत जो 2 छोड़ रखे थे, प्रेत बंधन कर दिए, क्योंकि काली माँ के साधक है, तो वो सब चीज़ें करना इनके लिए बाएँ हाथ का खेल था। और पूरे हवेली को इन्होंने कील दिया था, कोनों-कोनों में कील कर दिया था, और अपने कुछ मंत्र से वहाँ पे 1-2 जगह पे धागे बाँध दिए थे काली माँ के मंत्र करके, कि अब आपकी जो हवेली है वो प्रोटेक्शन में है, तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई बाहर की जो कोई भी अला-बला आएगी, वो चीज़ नहीं करनी थी। और एक चीज़ और थी, जो पितृ जो इनका पहले जो इन्होंने पंडित को बुलाया था और सोखा को बुलाया था, उन्होंने इनको कुछ पितरों की रेमेडी भी बताई थी। तो जिससे अब ये हुआ था कि इन्होंने अपने धीरे-धीरे करके पितृ भी स्ट्रॉन्ग कर लिए थे, जो इनके पूर्वज थे। तो अब इनसे ये केस कि अगर फ्यूचर में इनके पास कुछ चीज़ आती, तो इनके पितृ इनके लिए आगे खड़े रहेंगे। तो ये चीज़ अभी भी है। मैंने उनसे पूछा भी था, जो सोखा थे, उन्होंने बताया था, जो भगत है, उन्होंने मेरे को फ़ोटो वीडियोज़ दिखाए थे, तो मेरे को भी पहले तो बिलीव नहीं हुआ था, क्योंकि आज के टाइम पे भी ऐसी चीज़ें होती है कि नहीं होती। बट उन्होंने मेरे को दिखाया था कि लड़की के पूरे हाथ पे ना बड़े-बड़े दाँतों के निशान थे, बाल नोचे हुए थे, और सबसे शॉकिंग ये था कि वो कीड़े-मकोड़े पकड़ के खाना शुरू कर देना, मतलब कहीं न कहीं उसके सेंसेस पूरे-पूरे खराब होते चले गए थे लड़की के। अब ठीक है, बट ये चीज़ें काफ़ी उनको इफ़ेक्ट करी थी। और तंत्र हट चुका है पूरी तरीके तंत्र से हट अभी चुका है। का? एक और चीज़ मैं इसमें बताना भूल गई, कि वो जो लड़की जब उसके बाल खींचती थी ना, वो अपने घरवालों को एक चीज़ बताती थी, ये मुझे मार रहा है। वो इस तरीके से बोलती थी, और मारता कौन था? वो बच्चे की आत्मा ही होती थी, जो इसे परेशान करती थी। इसके बाल-वाल नोचना,
खींचना, और इसको इतना ज़्यादा तंग करती थी ना, जैसे बहुत कस के पकड़ती थी। इसको ऐसे लगता था कि मेरे को किसी ने बहुत कस के पकड़ा है। छोटी थी, छुड़ा नहीं पाती थी, इसीलिए काटती थी खुद को। अच्छा, ओके। ऐसा होता था। तो इसीलिए वो अपने आप को काटती थी। हाथ पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, वो आत्मा, बच्चे की आत्मा इसको पकड़ती थी। तो जब अपने आप को नहीं छुड़ा पाती थी, ज़ोर-ज़ोर से काटती थी कि मुझे छुड़ा तो दे कम से कम। और उनका क्या हुआ जो लेडी तंत्र करती थी? वो तो ख़ैर गाँव में नहीं रहती, वो कहाँ है नहीं पता किसी को। सिर्फ़ अपने परिवार से बदला लेने के लिए आई थी वो। गाँव वालों ने उनको उसको निकाल दिया था। गाँव वालों को पता थी ये चीज़ करती है, तो गाँव वालों ने उसको निकाल दिया था। यही वजह थी कि इनका प्रॉपर्टी का भी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसको अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। हस्बैंड उनके मर चुके थे, जो इनके जेठ थे, दादी के जो जेठ थे, वो मर चुके थे। तो ये क्रिया-व्रिया करती थी, तो मना कर दिया था कि नहीं रख सकते, फैमिली पे ये सब चीज़ें आएँगी। तो ऐसा हुआ था उनके साथ। ओके, इंटरेस्टिंग है यार। ये पहली बार सुना है कि वो भी खा रहे हैं, कॉकरोच उठा के खाने की कोशिश कर रहे हैं, चूहे खा रहे हैं यार, हद हो गई। ये सेंसेस में ऐसा होता है कि अगर आपने देखा होगा, मैं आपको बताती हूँ, बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी के बारे में अगर आपने सुना होगा ना, तो वहाँ पे भी कहते हैं, ये 1-2 चीज़ें मेरे साथ मैंने खुद अपनी आँखों से देखी है, मैं जाती रहती हूँ मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ पे भी ना प्रसाद वगैरह पड़ा होता है, तो चूहे वगैरह बहुत सारे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो ये चूहे वाला जो इंसिडेंट है ना, ये मैंने भी देखा था। वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि जैसे ही आप कदम रखते हो ना, बालाजी की जो बाउंड्री में आप कदम रखते हो, आपके अंदर कोई भी प्रेत वगैरह है ना, आप झटपटाने लग जाओगे। वो प्रेत एक्टिव हो जाता है, उसे समझ आ जाता है कि मैं एक ऐसी शक्ति के पास आ गया हूँ, जो मुझे शायद नहीं छोड़ेगी। तब एक औरत का देखा था मैंने, वो बाल-वाल खोल के ना ऐसे-वैसे करना, अपना सर-वर मार रही थी वहाँ पे, और चूहा वगैरह, मतलब वो जो अंदर प्रेत वगैरह होता है ना, वो आपको क्रेविंग देता है कोई भी मांस वाली चीज़ खाने की। उसको भूख लगती है, तो उसको, वो तो ऐसा नहीं है कि वो चिकन, मटन जो भी उसको चीज़ दिखेगी ना, वो कोई भी नॉन-वेज चीज़, मांस वाली चीज़ खाएगा। वो उसी पे ज़िंदा रहेगा, और अगर वो नहीं खा रहा, अगर हम में से किसी के अंदर प्रेत छोड़ा हुआ है, तो अंदर ही अंदर वो हमें खाएगा। हमें बीमार करेगा, हमारा खून खाएगा, हमारी त्वचा खाएगा, ये सब चीज़ें करता है। वो उस तरीके से सर्वाइव करते हैं। वेट लॉस भी होता है लोगों का। वेट लॉस भी होता है। खाना खा रहे हैं, लोग कितनी बार आपने देखा होगा, 50 का आदमी 30 पे आ गया, खाना खा रहे हैं, खाना छोड़ देना। तो वो इंसान को खाना शुरू करते हैं। उनका जो सोर्स ऑफ जीने का जो तरीका है आत्मा का, वो ये है कि अगर तो वो या तो नॉन-वेज वाली चीज़ों पे ज़िंदा रहेगा, या वो जिस पे है उसी को खाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टोरी कहाँ की है? नेक्स्ट स्टोरी भी मैं आपको बताती हूँ, ये भी इन भगत की ही इन्हीं के पास एक केस आया था। ये केस में ऐसा था कि इस केस में ना मारण क्रिया की गई थी। अच्छा, मारण क्रिया का मतलब है किसी को मरवाने के लिए क्रिया की जाती है, और ये भी हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए भी आपको बहुत ऊपर लेवल की सिद्धि चाहिए। बहुत रेयर आपको तांत्रिक मिलेंगे। अघोरी वगैरह वैसे एक तरीके से ये शमशान क्रिया, अघोरी क्रिया में आती है। ठीक है, इसे कोई पंडित वगैरह नहीं करता। बहुत रेयर होता है ये चीज़ कराई जाती है। था क्या कि एक फैमिली थी, उसके मम्मी-पापा थे, हस्बैंड-वाइफ थे, एक उनका बेटा था। अब धीरे-धीरे करके क्या हुआ था, इसके जो पापा थे ना, जो आदमी था जिसके ऊपर मारण क्रिया करवाई गई थी, उसकी ना धीरे-धीरे करके तबीयत खराब होती थी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।